दोस्तों, ये एक स्पेशल वीडियो है सिर्फ आपके लिए। इसलिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, क्योंकि मुझे आपकी जरूरत है। मुझे पता है कि आप इसे पूरा कर लेंगे, क्योंकि आप हैं सुपर अमेजिंग। चांग ही ने एक तेज और साफ बर्ड की आवाज सुनी जो फीनिक्स से आ रही थी, और अचानक एक बहुत बड़ा फायर बर्ड उसके पीछे बहते हुए मैग्मा से बाहर निकला। उसका पूरा शरीर जलती हुई आग में घिरा था, एक शानदार फीनिक्स क्राउन और 3 सुंदर टेल फेदर्स के साथ। यह ह्वाक्शू कंट्री की मिथोलॉजी के फीनिक्स से बहुत मिलता जुलता था, लेकिन कुछ साफ फर्क थे। ज्यादा डरावना, ज्यादा पागलपन भरा। फीनिक्स ने फीनिक्स को जकड़ लिया और उसके पीछे विशाल फ्लेमिंग विंग्स उगाए। उसके हाथ में जो गोल्डन जायंट सोर्ड था, वह भी लावा सोर्ड में बदल गया। उसने जायंट सोर्ड को उठाया और उसके आर्म्स की मसल्स फूल गईं, जो जांग यी की थाइस से कई गुना मोटी और लंबी थीं, लगभग उसकी कमर जितनी। ऐसा शरीर जो गुस्से भरी खूबसूरती से भरा हो, लोगों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि वह प्राचीन काल का ब्रूट फोर्स को मानने वाला वॉरियर है। ना आग और ना ब्रूट फोर्स का मुझ पर कोई डिसाइसिव असर होगा। जांग यी के बाएं हाथ में हैंड कैनन और दाएं हाथ में मैजिक नाइफ था। वह 10,000 थिंग्स से प्रोटेक्टेड था और उसके शरीर पर मैजिक आर्मर का वरदान था। उसने टाइम सेकंड हैंड की एबिलिटी का यूज करके अगले 4 सेकंड में होने वाली हर चीज को देख लिया। उसने अपने स्टेट को मैक्सिमम पर ले लिया। भले ही उसकी एबिलिटी इंडेक्स अभी सिर्फ 100,000 के लेवल पर थी, उसकी असली कॉम्बैट पावर ब्लैक बिशप के 100 लेवल के बराबर थी। और वजह साफ थी, उसके पास बहुत सारे प्लगइन्स थे। अगर उसे इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता तो वह इस खतरनाक जगह पर कभी ना आता। चलो दिखाओ मुझे कि प्राचीन काल के वॉरियर्स की ताकत कैसी थी। जांग यी ने खुद से हमला करने का फैसला नहीं किया, बल्कि उसने जानबूझकर दुश्मन को पहले हमला करने दिया। ऐसा करने से वो दुश्मन की असली ताकत और उसकी हिडन एबिलिटीज को समझ सकता था। फीनिक्स की आंखें जांग यी की तरफ गहराई से देख रही थीं और उसने अपना मुंह खोला और अचानक एक सांस ली। ये सांस एक तूफान जैसी थी, जिससे आसपास की एयर प्रेशर बहुत कम हो गई। उसने अपने पेट में बहुत गर्म हवा खींच ली। ये एक स्टॉर्म इन्हेलेशन जैसा था, जिससे बहुत जोरदार हवा चल पड़ी। ये सांस 10 सेकंड से भी ज्यादा चली और जांग यी तुरंत चौंक गया। ये क्या करने वाला है? उसी पल जांग यी के कानों में लियांग युए की आवाज आई। नहीं, ये फीनिक्स ब्रीदिंग टेक्निक्स का यूज कर रहा है। जांग यी, सावधान रहो, तुमने एक ताकतवर कैरेक्टर से टकरा लिया है। ब्रीदिंग टेक्निक्स। जांग यी को अचानक याद आया कि लियांग युए ने पहले उससे क्या कहा था। जांग यी ने सारी मार्शल आर्ट्स लियांग युए से सीखी थी। ह्वाक्शू कंट्री के मार्शल आर्ट्स मास्टर के तौर पर लियांग युए ने मार्शल आर्ट्स की दुनिया में सबसे ऊंचाई को छू लिया था। उसने एक बार कहा था कि मार्शल आर्टिस्ट्स अपनी एक सांस के अंदर इंटरनल ट्रेनिंग पर ध्यान देते हैं। जितनी लंबी सांस, उतनी ताकतवर कुई। एक सांस की समय सीमा में इंसान अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल कर सकता है, और जब सांस निकल जाए, ताकत भी तेजी से गिर जाती है। यही से डिफ्लेटेड शब्द की उत्पत्ति हुई। लेकिन जो फिनिक्स कर रहा था, वो सांस बहुत ज्यादा ताकतवर थी। एक प्राचीन काल का ताकतवर वॉरियर। जांग यी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और मैग्मा और स्टॉर्म के बीच खड़े फीनिक्स को देखा। तो क्या? जल्द ही उसे पता चला कि आगे क्या होने वाला था। जब फीनिक्स ने सांस लेना पूरा किया, उसने आखिरकार हमला किया। जैसे ही वो चला, धरती का मैग्मा एक इरप्टिंग फ्लेम की तरह उसके और उसकी तलवार के चारों ओर लिपट गया। मैग्मा पूरे आसमान में घूमने लगा। उसके चारों ओर सैकड़ों मीटर के रेडियस में एक विशाल वॉर्टेक्स बन गया, और ये वॉर्टेक्स लगातार फैलता जा रहा था। फीनिक्स के विंग्स फैल गए और वह इतनी तेजी से जांग यी की तरफ दौड़ा जैसे कोई लाइटनिंग एक पल में जांग यी के सामने आ गया। जांग यी ने सामने खड़े इस जायंट को देखा, और उसके पास जो बचा हुआ सेनलुओ वंगसियांग था, उसने उसके सामने एक डेंस डिफेंस बनाया। वह देखना चाहता था कि ये इंसान कैसे उसकी डिफेंस को तोड़ता है। उसी पल उसने फीनिक्स की आंखों में देखा। उन आंखों को कैसे डिस्क्राइब किया जाए? उन काली आंखों में कोई हेजिटेशन नहीं थी, सिर्फ एक मजबूत बिलीफ था कि वह सब कुछ पार कर लेगा। ये तलवार हवा के खिलाफ आई और मैग्मा को एक टोरेंट की तरह अपने साथ लाकर एक ही वार में जांग यी पर हमला किया। जांग यी का सेनलुओ वंगशियांग जैसे कुछ था ही नहीं,
जायंट सोर्ड ने उसे सीधे टुकड़ों में काट दिया। वो बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर पाया। जांगी की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने तुरंत अपने हाथ में मैजिक सोर्ड उठाई और बचाव किया। उसी पल जायंट सोर्ड उसकी मैजिक सोर्ड पर टकराई। जांगी को लगा था कि मैजिक आर्मर के प्रोटेक्शन के साथ वह इस हमले को रोक सकता है, लेकिन आर्मर के बावजूद रिकॉइल फोर्स इतनी ज्यादा थी कि उसे लगा उसकी आर्म टूट जाएगी। बैंग! उसे तलवार से उछाल दिया गया और वह जोर से मैग्मा के समुद्र में गिरा। स्विश! उसकी चेतना फिर से साफ हो गई और जांग यी ने दूर खड़े फीनिक्स को देखा, जो तलवार लेकर उसकी तरफ आ रहा था, और उसका दिल डर से भर गया। टाइम सेकंड हैंड से जो भी उसने अभी देखा था, उसने उसे चौंका दिया। उसे कोई स्पेशल सुपर पावर नजर नहीं आई, ये सिर्फ एक साधारण तलवार थी, लेकिन इसने उसकी पूरी डिफेंस को मजाक बना दिया। अब उसने बचाव करना बंद कर दिया और अटैक शुरू कर दिया। उसके हाथ में मैजिक सोर्ड उठी और एक के बाद एक तेज सोर्ड लाइट्स आगे की तरफ चली। काली सोर्ड लाइट एंटी मैटर की एनर्जी थी, जिसमें सब कुछ खत्म करने की ताकत थी। फीनिक्स ने कोई डर नहीं दिखाया। उसके हाथ में जायंट सोर्ड भले ही बहुत बड़ा था, लेकिन उसे चलाते समय भारी नहीं लग रहा था। धरती से मैग्मा एक सुनामी की तरह उठी और एक मोटी दीवार बना दी जांग यी के हमले को रोकने के लिए। जांग यी ने अपने बाएं हाथ से कैनन चलाया और लियांग युए से पूछा, मैंने अभी देखा कि उसने सिर्फ एक सोर्ड से मेरी डिफेंस तोड़ दी। लियांग युए, ये कैसे हुआ? उसने अब तक जो सबसे ताकतवर एलियन देखा था वो ली चंगोंग था, लेकिन ली चंगोंग का आई एम गॉड्स विल भी उसके डिमेंशनल गेट से होकर ही उसे चोट पहुंचा सकता था, लेकिन ये इंसान सामने खड़ा होकर सिर्फ एक सोर्ड से उसके डिमेंशनल गेट को चीर गया। ये ताकत इतनी ज्यादा थी कि जांग यी को शक होने लगा कि क्या ये इंसान नाइट लेवल तक पहुंच चुका है, लेकिन आगे की लड़ाई में उसने देखा कि ऐसा नहीं था। जांग यी की बात सुनकर लियांग युए थोड़ी देर सोच में रही और फिर जवाब दिया, सच्ची भावना से मेटल और पत्थर भी तोड़े जा सकते हैं। इसका क्या मतलब? यह मार्शल आर्ट्स का सबसे ऊंचा स्तर है और मैं भी अभी तक इस लेवल तक नहीं पहुंच पाई हूं। ये उस स्थिति से भी कठिन है जिसे हम मैन एंड नेचर का एक होना कहते हैं। यानी उसे अपनी ताकत और तलवार की धार पर 100% भरोसा है। उसे पूरा विश्वास है कि उसकी तलवार सब कुछ काट सकती है। ऐसे में वह अपनी पूरी ताकत को बाहर निकाल सकता है। जांग यी को सब समझ आ गया। मतलब जैसे डीप हिप्नोसिस से खुद की शक्ति जगाना। हां, लियांग युए ने जवाब दिया। यंग शिनशिन ने जोड़ा, लेकिन स्पिरिट के नजरिए से एक और एक्सप्लेनेशन है। उसके पास सब कुछ तोड़ने का बिलीफ है, जो कि उसके माइंड की ताकत है, और सभी सुपर पावर्स की असली जड़ हमारा माइंड है, जो स्पिरिट का कैरियर होता है। वह अपनी पूरी ताकत को एक जगह केंद्रित करता है, इसलिए उसके पास अजेय होने की ताकत होती है। फेनिक्स बहुत ताकतवर था। पहली बार जांग यी की जिंदगी में किसी ने सिर्फ अपनी अटूट विल से उसका डायमेंशनल गेट तोड़ दिया। यहां तक कि लियांग युए भी ऐसा नहीं कर सकी। अनजाने में उसे अपने एक पुराने दोस्त की याद आई। पहले के नॉर्थ वेस्ट किंग ली चंगोंग सिर्फ वही इंसान था जो सेम ताकत के लेवल पर उसकी डिफेंस को इग्नोर करके उसके शरीर को डैमेज कर सकता था। लेकिन आज जांग यी पहले जैसा नहीं रहा। वे लोग सिर्फ मेरी स्पेशल एबिलिटी को देखते हैं, पर नहीं जानते कि मैं फ्यूचर देख सकता हूं। इसलिए इस बंदे के लिए मैंने बस अभी तक क्लोज फाइट में उससे टकराने का मौका नहीं लिया। ये सोचते ही जांग यी ने तुरंत फैसला किया कि हैंड कैनन से लगातार हमला करेगा और फीनिक्स से दूरी बनाए रखेगा। लियांग युए, ऐसे ओपोनेंट से लड़ते समय कोई अच्छा तरीका है? जांग यी ने पूछा लियांग युए से, जो एक टॉप वॉरियर भी है। लियांग युए ने बिना रुके जवाब दिया, सबसे जरूरी 2 चीजें हैं। पहली, उसके पेट की सांस को तोड़ दो। अगर वो सांस खत्म हो गई तो उसकी ताकत थोड़े समय के लिए बहुत कम हो जाएगी। दूसरी, उसकी इनविंसिबल बिलीफ को तोड़ो। अगर उसका दिल डगमगा गया और उसे लगा कि उसकी तलवार सब कुछ नहीं काट सकती, तो उसका वार धीमा और उसकी तलवार बेअसर हो जाएगी। जांग यी ने सिर हिलाया। समझ गया। उसने जल्दी से पीछे हटकर खुद और फीनिक्स के बीच इतनी दूरी बना ली कि उसका हमला मैक्सिमम असर कर सके, पर फीनिक्स पास ना आ सके। फीनिक्स की आंखों में कंफ्यूजन झलकी। अजीब है, जब टायरेंट जेडाई से फाइट हुई थी तब जांग यी ने शुरुआत में दूर से हमला किया था,
पर क्लोज फाइट से इतना नहीं भागा, और उसका आखिरी वार तो काफी आसानी से टायरेंट जेडाई की स्केल्स को चीर गया था। पर अब वह इतना डर क्यों रहा है? क्या वो मेरी एबिलिटी जानता है? ये सोच फीनिक्स के दिमाग में आया। अगर ऐसा है तो उसे टाइम एबिलिटी भी होनी चाहिए। क्या यह पॉसिबल है? एक बंदे के पास टाइम और स्पेस दोनों टॉप लेवल की एबिलिटीज हैं, और उसकी क्लोज फाइट स्किल भी जबरदस्त है। ये मुमकिन नहीं लगता। फीनिक्स ये मानने को तैयार नहीं था। भले ही वह एक टाइम का टॉप पावर था, वह इस टैलेंट से जेलस हो गया। ये सोचते हुए वह अपनी गेस को वेरीफाई करना चाहता था। मजबूत हाथ ने लावा जायंट सोर्ड उठाई, जैसे कोई राजा हजारों सैनिकों को कमांड दे रहा हो। तलवार उठते ही जमीन मैग्मा का समंदर बन गई। लावा फ्लो ने जमीन पर एक बड़ा वॉर्टेक्स बना दिया जो एनर्जी जमा कर रहा था। जांग यी का हैंड कैनन काले बुलेट्स फेंकता रहा। एंटी मैटर की एनर्जी ने होली सिल्वर बुलेट्स को ढक लिया और फीनिक्स के शरीर को टारगेट किया। लेकिन मैग्मा जो समुद्र जैसा उठ रहा था, उसने जांग यी के ज्यादातर हमले रोक लिए। फीनिक्स की ताकत साफ तौर पर टायरेंट से कहीं ज्यादा थी। होली सिल्वर बुलेट्स मैग्मा ओशन के पार नहीं जा पा रहे थे, इसलिए फीनिक्स की स्पिरिट को बड़ा नुकसान नहीं हो रहा था। जांग यी ने हल्का सा आईब्रा उठाया, फिर अपना दायां हाथ आगे किया और कसकर बंद कर दिया। गॉड्स डोमेन प्यूरिफिकेशन। फीनिक्स जमीन और एबिस से रॉक फ्लो को कंट्रोल करके अटैक और डिफेंस करता है, पर अगर कोई अटैक उसके शरीर को लॉक करके अचानक हो तो वह बच नहीं सकता। एक पल में ही उसके चारों ओर की स्पेस टेढ़ी मेढ़ी हो गई, जैसे वॉइड कोलैप्स हो गया हो, और चारों ओर से भारी ताकत उसके शरीर पर दबाव डालने लगी। बैंग! गोल्डन आर्मर से टूटने की आवाज आई, साथ ही हड्डियां टूटने की भी साउंड आई। अचानक हुए इस हमले से फीनिक्स का चेहरा लाल हो गया और आर्मर के बीच से काली स्मोक निकलने लगी। जंग यी अब पुराना जंग यी नहीं था, और उसकी गॉड्स डोमेन प्यूरिफिकेशन अब बेहद जानलेवा बन गई थी। साथ ही यह हमला अचानक हुआ, जिससे फीनिक्स को भारी चोट लगी और उसके मुंह से एक कराह निकली। इसे देखकर आसपास के भूतों की आंखों में भी सीरियसनेस आ गई। इंस्टेंट एबिलिटी स्पेस पोजीशन को लॉक करके हमला करता है, और कोई वार्निंग भी नहीं। यह पावर बहुत खतरनाक है। डिवाइन रेल्म प्योर ट्रिब्यूलेशन की सबसे बड़ी ताकत इसका पावर नहीं, बल्कि इसकी नो डिफेंस वाली नेचर है। अगर कोई एलियन जिसका एबिलिटी इंडेक्स जंग ई से बहुत ज्यादा भी हो, पर डिफेंस कमजोर हो, तो भी वो इससे इंस्टेंट मारा जा सकता है। फीनिक्स को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। जंग ई ने यह देखा तो एक पल भी नहीं गंवाया। उसके बाएं हाथ में हैंड कैनन फिर से बदल गई। पहले जो कैनन 1-2 मीटर की थी, वो अब 5-6 मीटर लंबी और 10 सेंटीमीटर मोटी हो गई। फिर जंग यी ने एलियन स्पेस से एक काला शेल निकाला, जो हाथ जितना लंबा और थोड़ा चौड़ा था। अब इसे न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं कह सकते, क्योंकि इसकी ताकत एक छोटे डेथ गॉड के बराबर थी। ये 10 किलोमीटर के एरिया को न्यूक्लियर कर सकता था, और एक्सप्लोजन के सेंटर से 3000 मीटर दूर तक लाखों डिग्री सेल्सियस का फील्ड बना सकता था। शेल डालते ही जांग यी ने बिना देर किए ट्रिगर दबा दिया, जब फीनिक्स घायल था। इंफॉर्मेशन गैप का पूरा फायदा उठाया गया। उसे यकीन था कि इन लोगों को इस वेपन के बारे में कुछ नहीं पता, और अगर वे इसे बस एक पावर्ड अप होली बुलेट समझेंगे तो बहुत नुकसान उठाएंगे। बूम! डिवाइन कैनन की आवाज बेहद डरावनी थी, और जैसे ही शेल निकली, जांग यी का दाहिना पैर डायमेंशनल गेट के किनारे पर था। वो तेजी से पीछे हटा और फीनिक्स से 10 किलोमीटर दूर पहुंच गया। साथ ही सेन लुओ वांगसियांग ने अपना डिफेंस और टाइट कर लिया, ताकि शॉक वेव और रेडिएशन से बचा जा सके। फीनिक्स घायल तो था, पर अब भी सतर्क था। शेल उससे मैच 10 की स्पीड से आई। उसकी नजरों में वो बहुत फास्ट थी, पर इम्पॉसिबल नहीं। फीनिक्स को शेल से बहुत ताकत का एहसास नहीं हुआ, तो उसने इंस्टिंक्टिवली अपनी गोल्डन सोर्ड से उसे काटने की कोशिश की। जैसे ही तलवार और शेल आपस में टकराए, एक इनडिस्क्राइबेबल, पावरफुल और विशाल लाइट उसके सामने फूट पड़ी। ये लाइट सब कुछ निगल गई। लाइट ने सब कुछ बनाया, और लाइट ने सबकी आंखें टेम्परेरीली अंधी कर दी। और जब लाइट फैल गई तो कुछ पल बाद जमीन फटने जैसी आवाज आई। बूम! सबने महसूस किया कि लाइट की वजह से देखने की शक्ति छिनने के काफी देर बाद उन्हें रोर सुनाई दी। उनके कानों में प्रॉब्लम लग रही थी।
रोर के बाद उनके कानों में कंटीन्यूअस बजिंग हो रही थी। दुनिया पूरी तरह से साइलेंट हो गई थी, अब कोई आवाज नहीं थी। फिर जलने की फीलिंग आई, स्किन के जलने का दर्द। यहां तक कि वे पावरफुल अनडेड भी समझ गए कि कुछ गलत है और जल्दी से दूर चले गए। जंगी 10 किलोमीटर दूर था और जमीन के ऊपर एक बहुत बड़ा सन बनते देख रहा था। ध्यान से देखने पर वह बहुत सुंदर लग रहा था, डिस्ट्रक्शन की सांस से भरा हुआ। न्यूक्लियर रेडिएशन बहुत ज्यादा हो चुका है, कृपया इस एरिया से दूर रहें। इंटेलिजेंट सिस्टम ने जांग यी को वार्निंग दी। हालांकि जांग यी का डीमन मेचा रेडिएशन से बचाने वाला था, फिर भी उसने और दूर जाने का फैसला किया। गोस्ट फेस्ड नन और बाकी लोग भी और ज्यादा दूर भाग गए। वे दूर से इस जगह को देख रहे थे, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के भयानक असर को महसूस कर रहे थे और स्मोक से बने मशरूम क्लाउड को आकाश में उठते देख मीनिंगफुल एक्सप्रेशन में खड़े थे। क्योंकि तुम स्पेस बेस्ड एबिलिटी यूजर हो, इसलिए तुम ऐसे वेपन्स अपने साथ कैरी कर सकते हो, है ना? बहुत इंटरेस्टिंग लड़का है, इसमें मुझे अपना पुराना रूप दिखता है। ये अनफेयर है, एक सुंदर आदमी ने, जिसके कान थोड़े लंबे थे, कंधे उचकाकर कहा। असल में हमारे टाइम में इससे ज्यादा पावरफुल वेपन्स थे, बस हमारे पास उन्हें यूज करने का तरीका नहीं था। सफेद दाढ़ी वाले एक बुजुर्ग ने पास में खड़े होकर अपनी दाढ़ी सहलाई और थोड़ा भावुक होकर बोले, असल में मैं बहुत खुश हूं इन नए टैलेंट को देखकर। बस एक बात का अफसोस है। फिर उन्होंने सिर झुकाया, सिर हिलाया और धीरे से कुछ बुदबुदाया। क्या वो सब कभी अपने अपने ट्राइब में सबसे ताकतवर नहीं थे? अपने ट्राइब और दुनिया को बचाने के लिए उन्होंने तय किया कि वो जेडाई में जाकर उस डीमन मैमन को सील करेंगे जो दुनिया को तबाह करने वाला था। पर आखिर में उन्होंने देखा कि असली ताकत क्या होती है। न सिर्फ वे मारे गए, बल्कि उनकी सोल्स भी यहां हमेशा के लिए फंस गईं, ईथर में वापस नहीं जा सकीं। जांग यी दूर से न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के सेंटर की तरफ देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या ऐसा हमला फीनिक्स को पूरी तरह से खत्म कर सका। जल्दी ही उसे जवाब मिल गया। भयंकर और तेज हीट से चमकते आग के समुंदर में एक बड़ा सा फिगर धीरे धीरे दिखने लगा और धीरे धीरे इंसानी फॉर्म में नजर आने लगा। फीनिक्स आग के समुंदर से बाहर आया। उसका पूरा शरीर जलती हुई फ्लेम से घिरा था, लेकिन उसका गोल्डन आर्मर पूरी तरह पिघल चुका था। सिर्फ एक मैजेस्टिक बॉडी बची थी जो मिकेलेंजेलो की मूर्ति जैसी लग रही थी। फीनिक्स का शरीर बिना कपड़ों के था और उसके हाथ में गोल्डन जायंट सोर्ड था, जिसकी तलवार पर फ्लेम्स और मैग्मा बह रहे थे। कोई डैमेज नहीं, यह पॉसिबल नहीं है, जांग यी ने धीरे से कहा। जैसे ही उसने ये कहा, गोल्डन जायंट सोर्ड पर एक गहरी क्रैक आई, क्लिक की आवाज के साथ। फीनिक्स बाहर से जितना मैजेस्टिक लग रहा था, उतना अंदर से नहीं था। भले ही वो एक गोस्ट था, लेकिन एनर्जी बॉडी के रूप में था, इसलिए न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का असर तो हुआ ही। जांग यी ने अंदाजा लगाया कि उसने एक्सप्लोजन के टाइम पर खुद को बहुत सारा मैग्मा से ढक लिया होगा ताकि ब्लास्ट को रेजिस्ट कर सके। वो मैग्मा में सरवाइव कर सकता था और हाई टेम्परेचर को ज्यादा सह सकता था। फिर फीनिक्स के वर्ड्स ने जांग यी के गेस को सही साबित किया। तुम बहुत स्ट्रांग हो, अगर मैं अभी इमॉर्टल गोस्ट न होता तो तुम्हारा अटैक मुझे मार सकता था। तो अब तुम्हारा यहां खड़ा होना अनफेयर है। जांग यी ने भी ये बात समझी। ये गोस्ट्स कम से कम लाखों सालों से यहां ट्रैप्ड हैं। अगर वो मर सकते तो खुद ही कब के मर चुके होते। उसने दूर खड़े ब्रॉन्ज पिलर की तरफ देखा, जिसमें टायरेंट और जेडाई सील थे, और सोच में पड़ गया। फीनिक्स ने उसकी तरफ देखा और गहरी आवाज में कहा, पर मैं ऐसे हार मानने वाला नहीं हूं। उसने भी ब्रॉन्ज पिलर की तरफ इशारा किया। सील के बिना तुम मुझे हटा नहीं सकते, तो क्यों ना एक शर्त पर बात करें। जांग यी को इंटरेस्ट आया। उसे समझ आ गया कि ये गोस्ट्स अलग अलग रेसेस और नेचर के हैं, फिर भी उनमें ताकतवर लोगों का एरोगेंस था और वो एक साथ आकर हमला करने में इंटरेस्ट नहीं रखते। मरने के बाद सिर्फ डिग्निटी बचती है। तुम क्या चाहते हो? जांग यी ने पूछा। फीनिक्स ने अपने हाथ की गोल्डन सोर्ड को सहलाया। मैं फिर से एक वार करूंगा, अगर तुम उसे झेल सके तो मैं हार मान लूंगा। जांग यी सोच में पड़ गया। उसने टाइम सेकंड हैंड में देखा कि फीनिक्स की सोर्ड में किलिंग बिलीफ भरी हुई थी, जो ली चंगोंग की आई एम गॉड्स विल के बराबर ताकतवर थी। वह फीनिक्स से सीधे लड़ना नहीं चाहता था,
पर फीनिक्स सही था। वह टायरेंट जेडाई और फीनिक्स दोनों को एक साथ सील नहीं कर सकता था, इसलिए फेयर फाइट ही एक ऑप्शन था। पर वह उस सोर्ड से कैसे बचे? ज़ांग यी सोच रहा था और बाकी सब भी शांत थे। उनके पास टाइम बहुत था। अगर ज़ांग यी हार गया तो उन्हें फिर से बहुत लंबा एंडलेस समय यहां बिताना पड़ेगा। ज़ांग यी ने सिर उठाया। उसने फीनिक्स का सवाल डायरेक्टली नहीं लिया, पर एक सवाल पूछा। उससे पहले क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? फीनिक्स थोड़ा हैरान हुआ, पर फिर भी सिर हिलाकर बोला, पूछो। ज़ांग यी ने पूछा, मैं जानना चाहता हूं कि आप यहां कैसे मरे थे। कौन सी शक्ति ने आपको मारा? उसकी आवाज धीमी और सिंसियर थी, पर जल्दी ही उसमें थोड़ी अजीब बात आ गई। क्या तुम्हारी तलवार सच में सब कुछ काट सकती है? तो फिर तुम यहां क्यों मरे? क्या इसलिए कि तुम्हारी तलवार उतनी तेज नहीं थी जितनी तुमने सोची थी? आखिरी बात बहुत चोट पहुंचाने वाली थी। एक वॉरियर की लड़ाई उसके पेट की सांस और इनविंसिबल विश्वास पर डिपेंड करती है। अगर दिल टूट गया तो उसकी लड़ने की ताकत बहुत घट जाती है और शायद वो जिंदगी भर पीक पर वापस ना आ पाए। ज़ांग यी का मकसद था फीनिक्स के दिल में डाउट पैदा करना। उसने पहले लिंग से बात की थी। स्पिरिट किस तरह का एग्जिस्टेंस होता है? यह सवाल उसने लिंग से पूछा था। क्या स्पिरिट ईथर में वापसी के बाद बनी स्पिरिट एसेंस होती है, या वो बॉडी जिसमें उसकी मेमोरी होती है और जो ह्यूमन वर्ल्ड में रहती है? लिंग का जवाब था कि स्पिरिट जितनी जानकारी कैरी कर सकती है वो लिमिटेड होती है और डेथ से पहले की बस थोड़ी की इंफॉर्मेशन ही बचा सकती है। पर लिंग अलग थी। वह टॉप स्पिरिट थी, इसलिए वह ज्यादा इंफॉर्मेशन कैरी कर सकती थी। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि वे पास्ट लाइफ को याद करते हैं, क्योंकि जब वे स्पिरिचुअल ओशन से अलग होकर फिर से दुनिया में बॉडी चुनते हैं तब भी उनके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन बची रहती है। फीनिक्स जरूर एक पावरफुल स्पिरिट है, लेकिन बॉडी के बिना उसकी मेमोरी बहुत इनकम्प्लीट होगी। जैसा उम्मीद थी, फीनिक्स थोड़े हैरान दिखे जब उन्होंने ये सुना। बहुत समय बीत चुका है और उन्हें कई बातें याद नहीं थीं। वो अपना नाम भी भूल चुके थे। मरने का सीन तो दूर की बात थी। फीनिक्स ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा और थोड़ा उलझे हुए लगे। मैं कैसे मरा? क्या मेरी तलवार दुश्मन को नहीं मार पाई? ज़ांग यी ने कहा, तुम्हारी तलवार तेज हो सकती है, पर मुझे नहीं मार सकती, क्योंकि तुम तलवार चलाओ उससे पहले मैं तुम्हारी हर चाल को देख चुका होऊंगा, इसलिए मैं तुम्हारी तलवार से बच जाऊंगा। इतना कहकर ज़ांग यी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि अपने गॉड से एक जादुई तलवार बना ली। खून जैसी लाल जादुई तलवार वो खजाना थी जो 6 पंखों वाले राजा यिटुगाल ने छोड़ी थी और पूरी मैकेनिकल सभ्यता की कोर थी। इसकी ताकत पर कोई शक नहीं था। आओ, मैं यहीं खड़ा हूं, क्या तुम्हारी तलवार मुझे छू सकती है? ज़ांग यी ने दोनों हाथों से तलवार थामी फीनिक्स की ओर देखते हुए बोला। फीनिक्स ने ज़ांग यी को देखा। उनकी आंखों में गुस्सा था, पर जैसे ही उन्हें ज़ांग यी की टाइम कंट्रोलिंग ताकत याद आई, एक हल्की हिचकिचाहट आई। क्या उनकी तलवार सच में ज़ांग यी को मार सकती है? दोनों हवा में आमने सामने खड़े थे। फीनिक्स ज़ांग यी को बहुत देर तक देखते रहे। ज़ांग यी पूरी तरह तैयार थे, एक पल भी ढीले नहीं पड़े। उनकी बाईं आंख का पेंडुलम झूल रहा था, जैसे सबसे बड़ी वार के लिए तैयार हों। उन्हें हारना नहीं था। सबसे बुरा केस होता तो वो मोमेंट ऑफ द ब्लू स्काई इस्तेमाल करते, पर वो आखिरी रास्ता था, क्योंकि आसपास कई और ताकतवर मरे हुए थे जो उनसे लड़ने का इंतजार कर रहे थे, और ज़ांग यी को अपनी ताकत बचाकर रखनी थी। फीनिक्स ने अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ा, मन को शांत किया, फिर से जीतने की ठानी। ज़ांग यी ने उन्हें यह मौका नहीं दिया, बल्कि खुद तेजी से उनके पास चले। जमीन पर लावा था जो गड़गड़ कर रहा था। ताप बहुत था, पर वो मैजिक आर्मर को नहीं जला पाया। ज़ांग यी ने लाल जादुई तलवार थामी और उसका धारदार किनारा लावा व पत्थर पर घिसता गया, जिससे चिंगारियां उठीं। तुम झिझक रहे हो तो मैं शुरू करता हूं, ज़ांग यी जोर से बोले। मैं तुम्हें अपनी तलवार पहले दिखाऊंगा। फीनिक्स ने हैरानी से ज़ांग यी को देखा। उन्हें झटका लगा कि सामने वाला खुद हमला करने चला आया। नहीं, इसकी तलवार मेरी जैसी नहीं है, ये बस दिमागी चाल है। फीनिक्स को समझ आ गया। उन्होंने ज़ांग यी को लड़ते देखा था। उसकी स्किल्स बहुत तेज थीं, पर उसकी तलवार उनकी तलवार जितनी नहीं थी। मैं आ रहा हूं। ज़ांग यी लावे पर दौड़ते रहे, तेज से तेज, और फीनिक्स की ओर टूट पड़े। फीनिक्स अभी तक अपने डगमगाए मन को ठीक से संभाल नहीं पाए थे
और जांग यी पहले ही हमला कर चुके थे। लाल जादुई तलवार ऊपर उठी और जांग यी हवा में कूद गए, जैसे कोई ड्रैगन गहराई में कूदा हो, और उनके पीछे एक विशाल काली लहर बन गई। वो वॉइड से निकली एंटीमैटर की ऊर्जा थी, जो आसपास की आग को भी निगल रही थी। जांग यी उस वॉइड लहर का केंद्र बन गए और बहती काली ऊर्जा उनकी तलवार को लपेटने लगी। ये वार ऊपर से नीचे आया। फीनिक्स के पास कोई चारा नहीं था, उन्हें ये वार झेलना ही था, वरना उनका आत्मविश्वास टूट जाता। उन्होंने तलवार चलाई, लावा उल्टा बहने लगा, आग की नदी बही और सुनहरी रोशनी आसमान तक उठी। पर सब कुछ एक पल में अंधकार की लहर में डूब गया। जिस पल फीनिक्स का मन डगमगाया, उसी पल वो हार गए। एक टूटी आत्मा, जो अब वो योद्धा नहीं रही जो कभी अजेयता की सोच रखती थी, वो कैसे जीतती उस केओस से जो आत्मविश्वास से लबरेज था। तलवार हवा में चली और इस वार ने फीनिक्स को पूरी तरह हरा दिया। उनका मन टूटा और तलवार की धार कमजोर हुई। अंधेरे वॉइड की तलवार ने सब कुछ निगल लिया। लाल तलवार की धार वॉइड से निकली और सीधा उनके सिर की ओर चली। छप! फीनिक्स का शरीर बीच से दो हिस्सों में बंट गया। गाढ़ा काला धुआं ऊपर उठने लगा और जांग यी उनके शरीर के दो हिस्सों के बीच से गुजरे। थोड़ी दूर दूसरे मरे हुए से चुपचाप देख रहे थे। कोई भी मदद करने नहीं आया। पर जांग यी ने लगातार दो ताकतवर आत्माओं को हराया, जिससे अब सभी उसे इज्जत से देखने लगे। अब वो उन्हें कोई घमंडी इंसान नहीं लग रहा था, पर वो सभी धीरे धीरे भीड़ में एक आदिम कबीले के मुखिया की ओर देख रहे थे। वो भी 6th जनरेशन से था और मामन को सील करने डीमन आई में गया था। फिर भी उनमें जमीन आसमान का फर्क था और इब्याओं से काली हवा निकल रही थी। उसने शमन विद्या सीखी थी और कई आत्माओं से भरा हुआ था। अब वो एक आत्मा बन चुका था और अजनबियों से दूरी चाहता था। जब उसे दूसरों की नजरें महसूस हुईं, तो उसके दिल में गुस्सा भर आया। अब अगला मैं लड़ूंगा, उसने भारी आवाज में कहा। तुम? गोस्ट फेस्ड नन ने हाथ जोड़ लिए, जैसे प्रार्थना कर रही हो, और ओडेबियाओं के जवाब में बस एक शब्द बोला। वो एक सवाल भी था और मजाक भी। बाकी आत्माओं के चेहरे पर भी हल्की हंसी थी। वो जिंदा रहते तुम्हारा साथी था, है ना? क्या सच में चाहते हो वो तुम्हारा साथ दे? हाँ हाँ, पर तुम मर चुके हो और वो जिंदा है। अब तो वो तुमसे ताकतवर लगता है। तुम जिंदा थे तब भी कमजोर थे, मरने के बाद तो और भी कमजोर। ओडेबियाओं ने काले धुएं से बनी हड्डी की छड़ी को कसकर पकड़ा। मेरे पास एक तरीका है उसे हराने का, एक किलर चाल है। बाकी सब चुप थे। उन्हें कुछ भी साबित करने की जल्दी नहीं थी। उनके पास तो अनंत समय था। ओडेबियाओ लड़ता तो सही रहता। वो सब जांग यी की असली ताकत जान सकते थे। जांग यी ने फीनिक्स को हराया, फिर पीछे मुड़कर देखा। उसका बड़ा शरीर दो टुकड़ों में बंट चुका था, फिर लावे में पिघल गया। पर कुछ ही देर में वही लावा एक विशाल भंवर बना और उससे काला धुआं निकला। साथ ही फीनिक्स का शरीर फिर से बन गया। फीनिक्स की आंखों में उलझन और अफसोस था, पर उन्होंने जांग यी पर फिर हमला नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि वो हार चुके हैं और हार को स्वीकार कर सकते हैं। काश तुम्हारा वो वार सच में मुझे मार सकता, पर देखो, मरना भी अब मुश्किल हो गया है। जांग यी ने सिर झुकाया और सोचा, पर क्या होगा अगर मैं मामन को सच में सील कर दूं? फीनिक्स की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई, जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। मुझे नहीं पता, कोई नहीं जानता आगे क्या होगा। उनकी आवाज में हिचक और भ्रम था, जैसे लंबी उम्र ने उन्हें सब भुला दिया हो। हालांकि शायद तुम यहां से ना जा पाओ, शायद तुम ड्रकर को सील ना कर पाओ, पर फिर भी मैं चाहता हूं कि तुम कोशिश करो। जांग यी ने सच्चे और गंभीर चेहरे से फीनिक्स की बात मान ली। मैं जरूर मेमन की सील पूरी करूंगा और फिर तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। उसने सिर घुमाया और दूर खड़े दूसरे डेड सोल्स को देखा और वही बात दोहराई, मैं तुम्हें भी मुक्ति दिलाऊंगा। ये तो बस छोटा सा काम है, और जब मैंने इतना दिल से कहा है, तो क्या अब तुम मुझे तंग करना बंद नहीं करोगे? लेकिन जांग यी की बात सुनकर बाकी डेड सोल्स की आंखों में बस एक पल के लिए भाव आए। फिर सबने तिरस्कार से हंसी उड़ाई। तुमसे पहले भी कई लोग ऐसे सपने लेकर आए, लेकिन आखिर में सब हार गए। तुम नहीं जानते ड्रुक प्रोटोस क्या है। वो बस एक नजर से तुम्हें मार सकता है और तुम्हारी आत्मा को अंडरवर्ल्ड में गिरा सकता है। युवक, ज्यादा घमंड मत करो।
तुम्हें पता नहीं तुम क्या सामना करने वाले हो। जांग यी ने दुख से कहा। तो फिर लड़ाई तो करनी ही होगी, है ना? फीनिक्स बैटलफील्ड से चला गया और हार मान लेने के बाद वो अब लड़ाई में भाग नहीं लेगा। अब बारी थी ओडेबियाओ की, जो जांग यी का पुराना जानकार था। उसके हाथ में बोन सेप्टर था। केओस, उसने फटे हुए स्वर में कहा, जांग यी को घूरते हुए, चूंकि हम दोनों बाहर से आए हैं, मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा। अगर तुम मेरी एक अटैक सह गए तो मैं फिर अटैक नहीं करूंगा। जांग यी ने ओडेबियाओ की ओर देखा। उसे इस आदमी से खास डर नहीं लगा। वैसे भी ओडेबियाओ की मौत रहस्यमयी थी और आज तक नहीं पता कि उसे किसने मारा। दुख की बात यह थी कि वो बहुत जल्दी मर गया और उस चेहरे को देख भी नहीं पाया जिसने उसे मारा था। ठीक है, मैं मानता हूं। जांग यी ने सिर हिलाया। ओडेबियाओ जांग यी को घूरते रहा। उसके शरीर से गाढ़ा काला धुआं निकला और काले शमनिक स्पेल्स उसकी त्वचा पर रेंगने लगे, जैसे उसकी त्वचा के नीचे जहरीले कीड़े हों। वो कुछ बड़बड़ाने लगा। उसकी बोली बहुत तेज थी। हे हड्डियों में सोई शक्ति, अब मेरे हुक्म को सुनो। पुराने नाम से मैं फॉरबिडन डोर खोलता हूं। उंगलियों की हड्डियां मार्गदर्शक हैं, खून कॉन्ट्रैक्ट है। सड़ी हुई शक्ति अंधेरे को चीरते हुए बाहर आए। अराजकता में जागो, खालीपन में गढ़ो। जैसे तेज हवा मैदानों को बहा ले जाए, जैसे बिजली आसमान फाड़ दे। जहां मेरी उंगली जाए, डर फैले और आत्माएं कांपे। किस्मत की डोरी मेरी उंगली से बंधी है। दुश्मन की राह पर शाप की छाया है। हड्डियों की शक्ति कभी खत्म नहीं होती और जहां बोन फिंगर्स जाएं, सब राख बन जाए। स्पेल पढ़ते हुए उसने बोन सेप्टर सीधा जांग यी की ओर किया। उसी पल जांग यी को लगा कि कोई अंधेरे में उसे घूर रहा है। अफ्रीकी प्रिमिटिव ट्राइब्स की सबसे रहस्यमयी और खतरनाक मैजिक, बोन फिंगर टेक्निक, कहती है कि अगर किसी पर हड्डियों से स्पेल किया जाए तो उसकी मौत तय है। ओडेबियाओ के शरीर से निकली काली हवा आसमान में घने बादल में बदल गई और कहीं दूर से दहाड़ सुनाई दी, जैसे कोई इविल स्पिरिट बुलाया जा रहा हो। अगले ही पल जांग यी ओडेबियाओ के सामने आ गया। उसने अपनी दोनों हाथों से मैजिक सोर्ड को उठाया, जो उसके शरीर से भी बड़ी थी, और उसे जोर से ओडेबियाओ के ऊपर दे मारी। मर जा! ओडेबियाओ अब भी स्पेल पढ़ रहा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि जांग यी भूत की तरह अचानक हमला कर देगा। वो एकदम चौंक गया। केओस, तुमने वादा तोड़ा। तुमने कहा था मैं पहले हमला करूंगा। ओडेबियाओ गुस्से से चिल्लाया। उसे खुद नहीं लगता था कि वो जांग यी को हरा सकता है, क्योंकि टायरेंट जेडाई और फीनिक्स हार चुके थे। पर उसे लगा कि वो चालाक है और एक फॉरबिडन टेक्निक से बात बना लेगा। अगर जांग यी पर असर होता तो शायद वो मर भी सकता था या बुरी तरह घायल हो सकता था। अगर कुछ नहीं होता तो वो वापस लौट जाता। पर उसे क्या पता था कि जांग यी उसका स्पेल ही पूरा न होने देगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता। जांग यी को भी पता था कि ये अनडेड मरे नहीं जा सकते, तो उसने बस मैजिक नाइफ की चोट से उसे तोड़ा। वो बड़ी तलवार सीधे ओडेबियाओ के ऊपर पड़ी और उसने उसका शरीर टुकड़ों में तोड़ दिया, जो काले धुएं में बदल कर उड़ गया। दूर खड़े अनडेड। वो आदमी जो थोड़ा एल्फ जैसा दिखता था, नाक सिकोड़ते हुए बोला, मैंने आज तक इतना बेशर्म इंसान नहीं देखा। धोखा देकर हमला करता है। फीनिक्स ने जांग यी की ओर दारी ली। यह युवा बहुत समझदार है। इसका फाइटिंग स्टाइल बैटलफील्ड जैसा है। यह सिर्फ नतीजा देखता है, तरीका नहीं। शायद, उसने धीरे से कहा, शायद ये सच में कोई चमत्कार कर सकता है। गोस्ट फेस्ड नन ने यह सुनते हुए हंसते हुए कहा, मत सपने देखो। ये इस मौत की सड़क से भी नहीं निकल सकता। ममन को सील करना तो दूर की बात है। ओडेबियाओ का शरीर फिर से दूर धुएं से बना। उसने दूर से जांग यी पर चिल्लाया, केओस, तुमने मुझे धोखा दिया। जांग यी ने कंधे उचकाए। नहीं, मैंने कहा था तुम हमला करो। कौन जानता था तुम्हारा स्पेल इतना लंबा चलेगा। प्लीज, मेरा टाइम कीमती है। मेरी फीलिंग्स का भी ख्याल करो। इतना सेल्फिश मत बनो। अगर ओडेबियाओ जिंदा होता तो वहीं खून उगल देता। वैसे भी बिना शरीर की आत्मा अब कमजोर हो गई थी। जब वो जिंदा था तब भी जांग यी से नहीं जीत पाता। अब तो और मुश्किल है। और ऊपर से उसे लॉन्गिनस की पावर का भी डर था। इसलिए गुस्से में होकर भी उसे हटना पड़ा। जांग यी ने 3 बार लड़ाई की और तीनों में जीता। अब किसी को उसकी ताकत पर शक नहीं था। व्हाइट बियर्डेड ओल्ड मैन ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, ना तो पर्पल स्किन्ड लिजर्ड और ना ही फीनिक्स उसे हरा सके। मेरी ताकत उन जैसी ही है, तो मुझे लड़ने की जरूरत नहीं।
वो लोग राउंड रॉबिन बैटल को पसंद नहीं करते, ये उनके डिग्निटी के खिलाफ है। वो एल्फ आदमी जो जंग यी से चिढ़ा था हंसा और उसकी आंखों में घमंड था। उसने अपनी कमर पर बंधी लॉन्ग सोर्ड को पकड़ते हुए कहा। उसकी सिल्वर आर्मर चमक रही थी, लंबा कद था और ग्रे सिल्वर लंबे बाल पीठ पर बिखरे थे। वो बहुत सुंदर था। ऐसे चालाक और धूर्त इंसान को सजा देना जरूरी है। बाकी लोग कुछ नहीं बोले। असल में इन लोगों की पोजीशन देखकर पता चलता था कि एल्फ बहुत ताकतवर था और किसी को उसकी बात पर ऐतराज नहीं हुआ। एल्फ ने ज़ांग यी की ओर देखा और अचानक उसके पीछे सिल्वर विंग्स निकल आए। हुश! पंख फड़फड़ाए, तेज हवा चली और वो हवा की रफ्तार से ज़ांग यी के पास आ गया। हर थोड़े समय में कोई न कोई यहां आता है और कुछ बदलने की कोशिश करता है, उसने कहा, और बैटलफील्ड के पास बनी टैवर्न की ओर इशारा किया जो अभी भी सलामत थी। लेकिन उन सब की हड्डियां आखिर उसी टैवर्न के नीचे दफन हुईं। उनकी आत्माएं हमारी ड्रिंक बनाने की सबसे अच्छी सामग्री बनती है। युवा ह्यूमन, तुम भी कोई अपवाद नहीं हो। ज़ांग यी ने एल्फ के चेहरे पर घमंड देखा, लेकिन वो घमंड उसके पूरे आत्मविश्वास से आया था, जैसे कि उसने जो भी कहा वही सच है। कोई आश्चर्य नहीं कि कहानी में कहा गया है कि एल्फ सबसे घमंडी जाति है। लगता है प्राचीन समय में सच में ऐसी जाति थी। ज़ांग यी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरे जीवन में बहुत लोगों ने मुझसे इस तरह बात की है, लेकिन क्या तुम जानते हो उनका क्या अंजाम हुआ? एल्फ ने भौहें उठाईं। वो सब बुरी तरह मरे। ओह, माफ करना। ज़ांग यी ने अचानक मुंह ढकते हुए मुस्कुराकर कहा, मैं भूल गया था कि तुम तो पहले ही मर चुके हो। एल्फ ने गुस्से में कहा, अहंकारी। उसने कमर से तलवार खींची। उसी पल आसमान बदल गया। काले बादल छा गए, बिजली चमकी और आंधी से जमीन कांप उठी, जिससे कई बड़े बवंडर बने। हवा, बिजली और क्या, एक ही चाल में ज़ांग यी ने उसके ताकत का अंदाजा लगा लिया। एल्फ ने कुछ नहीं कहा, बस दूर से तलवार घुमाई, जैसे कोई संगीतकार छड़ी घुमा रहा हो। अगले पल उसके पीछे की तूफान एकत्र हो गईं और आसमान में 3 बड़े पहाड़ जैसे काले तूफान दिखे। हर तूफान एक शहर को निगल सकता था और उनमें बिजली सांप की तरह चमक रही थी। एक पल में एल्फ ने वो 3 तूफान ज़ांग यी की ओर भेज दिए। ज़ांग यी घबराया नहीं, लेकिन सतर्क रहा, क्योंकि इस तरह का हमला उस पर असर नहीं करता। तूफान हो या बिजली, मैं सब तोड़ सकता हूं अपने डिमेंशनल गेट से। ज़ांग यी के चारों ओर एक ढाल बन गई और जैसे ही तूफान पहुंचे वो गेट में समा गए। कोई नुकसान नहीं हुआ। गेट पूरी तरह सुरक्षित रहा, क्योंकि यह मानव दुनिया की सबसे मजबूत रक्षा है। जब तक हमला 2000 पॉइंट ज्यादा ताकतवर न हो, यह हिलता भी नहीं। अब तक केवल कुछ खास शक्तियों या शक्तिशाली दुश्मनों ने ही इसे तोड़ा है। एल्फ का हमला डूब गया और ज़ांग यी ने कहा, बस इतना ही। एल्फ मुस्कुराया और बाकी आत्माएं भी हैरान नहीं हुईं। वो तो सिर्फ जांच कर रहा था। अगर तुम ये भी न झेल पाते तो वो लड़ाई छोड़ देता। अब वो खेल को थोड़ा मजेदार बनाना चाहता है। एल्फ ने अपनी कलाई से एक चांदी की पट्टी उतारी और जमीन पर फेंकी। ज़ांग यी ने उस जगह को ध्यान से देखा। शायद वह कोई विशेष हथियार हो। वो जानता था यह कोई बेकार हरकत नहीं है। तो अब अगला हमला। एल्फ ने तलवार उठाई। उसकी नोक ज़ांग यी के चेहरे की ओर थी और उसके शरीर से चांदी की रोशनी निकली। लेकिन जैसे ही तलवार निकली, एक भयंकर ऊर्जा आ गई। धड़ाम! तलवार की रोशनी आसमान से आई, तेज और चमकदार। ज़ांग यी टस से मस नहीं हुआ और वहीं खड़ा रहा। तलवार की ऊर्जा सीधे डायमेंशनल गेट से टकराई। इस बार गेट थोड़ा सा हिला, जैसे हवा पानी को छू रही हो। यह हमला पिछले से ज्यादा ताकतवर था, लेकिन ज़ांग यी ने सब ऊर्जा उसी गेट में समा दी। एल्फ ने कहा, ओह, तुम ये भी रोक पाए? ज़ांग यी हंसा। तुम्हें अपने हमलों पर बहुत भरोसा है? बिल्कुल, क्योंकि वो मेरी ताकत है। तो लो, ज़ांग यी ने कहा, अब तुम्हारा हमला तुम्हें लौटा रहा हूं। गेट से एक चांदी की रोशनी निकली और गड़गड़ाहट हुई। एल्फ की तलवार और तीनों तूफान ज़ांग यी ने उसे वापस भेजे। बस दिशा बदल दी। एल्फ रुका। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। तुमने मुझे चौंका दिया। वो एक हाथ में तलवार लिए खड़ा रहा, जैसे चांदनी में कोई योद्धा। तूफान और तलवार की रोशनी उस पर गिरी। वो थोड़ा पीछे हटा और जमीन पर उसके पैर धो गहरे निशान छोड़ गए। लेकिन वो परेशान नहीं हुआ, बल्कि हंसा। वाह,
ये ताकत सच में गजब की है। जंग यी ने आंखें घुमाई। इतना आत्ममुग्ध क्यों है ये? लू केरेन बोला। इसका चेहरा तो अच्छा है, पर जाने क्यों इसे एक थप्पड़ मारने का मन करता है। बाकियों ने सिर हिलाकर सहमति जताई। तुम दिलचस्प हो, अब मैं और ताकत से खेलूंगा। एल्फ ने अब अपने दाहिने हाथ की पट्टी उतार दी। जंग यी चौकन्ना हो गया। ये क्या करने वाला है? पहली पट्टी तो कुछ खास नहीं लगी, लेकिन हो सकता है कोई छुपा हमला हो। वो जानता था कि अगर इस बात को नजरअंदाज किया तो भारी नुकसान हो सकता है। जैसे ही जंग यी सोच ही रहा था, एल्फ ने अपनी लंबी तलवार म्यान में डाल दी। उसने अपनी पीठ की ओर हाथ बढ़ाया और तभी उसके पीछे से हरे रंग की रोशनी निकली। एल्फ ने अपनी पीठ से एक बड़ी हरे रंग की धनुष निकाली। यह धनुष हरी टहनियों से बनी थी और उस पर पत्तियां और फूल भी लगे थे। यह किसी हथियार जैसी नहीं, बल्कि एक सुंदर सजावट जैसी लग रही थी। एल्फ ने जांग यी की ओर मुंह किया, अपने पतले हाथ फैलाकर सुंदर धनुष को खींचा। हवा से तेज सीटी जैसी आवाज आई, जैसे कोई चीज धातु को काट रही हो या कोई पक्षी तेज उड़ रहा हो। एक अदृश्य तीर धनुष पर दिखा, जिसे केवल रोशनी और परछाई के बदलते स्वरूप से महसूस किया जा सकता था। तेज। जंग यी ने इन दो शब्दों की ताकत को महसूस किया। पता नहीं क्यों, जब एल्फ ने तीर उसकी ओर किया तो उसकी त्वचा में चुभन सी महसूस हुई। यह क्या है? जांग यी का शरीर थोड़ा झुका और उसकी बाईं आंख में रोशनी और परछाई चमकी। चाहे दुश्मन कुछ भी करे, उसे सभी हमलों से बचने का मौका होता है और वह 4 सेकंड पहले दुश्मन के हमले को देख सकता है। यह कोई अजेय ताकत नहीं है। अगर दुश्मन की शक्ति समय या कारण से ऊंची हो तो यह शक्ति भी असफल हो सकती है। टाइम सेकंड हैंड। जंग यी ने सीधा भविष्य देखने की ताकत शुरू कर दी। उसने जानबूझकर भविष्य में तीर से बचने की कोशिश नहीं की, बल्कि सीधे उसे झेलने का निर्णय लिया। वह अदृश्य तीर एक पल में निकल गया और तेज रोशनी में बदल गया। जैसे ही उसने धनुष छोड़ा, वह सीधे जंग यी के सामने पहुंच गया। गति इतनी तेज थी कि जंग यी के लिए प्रतिक्रिया करना मुश्किल हो गया। वह प्रकाश था, क्षण भर की रोशनी जो सीधे उसकी डायमेंशनल गेट को पार कर गई। दर्जनों गेट सुरक्षित थे, लेकिन तीर उन्हें ऐसे पार कर गया जैसे कुछ भी नहीं था। डेंग शेंटोंग की शक्ति जैसी नहीं, यह एक ऊंचे स्तर की शक्ति थी। प्रकाश का कोई भार नहीं होता। यह आयामों को पार कर जंग यी तक पहुंच सकता था। जंग यी की प्रतिक्रिया तेज थी। उसने अपनी जादुई तलवार उठाई, लेकिन जल्दी में की गई रुकावट बेकार थी और तलवार छीन ली गई। अगले पल उसकी आंखों के सामने रोशनी के कण फट पड़े, जैसे आतिशबाजी फूटी हो। तीर की रोशनी आसमान भर गई और बहुत कम जगह में पूरा दृश्य भर गया। हजारों रोशनी के कण उसकी आंखों और शरीर के हर कोने में घुस गए और उसकी कोशिकाओं को पार कर गए। विकिरण की ताकत ने उसके छोटे छोटे हिस्सों को नष्ट कर दिया। वह छलनी बन गया। हर तरफ से छोटे छेद होने लगे और फिर खून उसकी त्वचा से बह निकला। ढप! उसके तंत्रिका तंत्र ने नियंत्रण खो दिया और वह सीधे जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। फिर उसका शरीर ऐसे पिघल गया जैसे कोई कीचड़ हो और लाल, पीला, हरा और सफेद द्रव उसकी त्वचा से बहने लगा। जब होश आया, जांग यी चौंक गया। इस ताकत की शक्ति उसकी कल्पना से भी बाहर थी। कोई आश्चर्य नहीं कि एल्फ आत्माओं के इस समूह का मुख्य हिस्सा था। अगर ये मरे हुए हाल में भी इतने ताकतवर हैं, तो जिंदा होते तो कितने शक्तिशाली होते। लेकिन अब विरोधी की तारीफ करने का समय नहीं था। उसे इस हमले को रोकने का तरीका खोजना था। मृत आत्मा बन जाओ, एल्फ ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अगला हमला करने में देर नहीं की। भूतिया तीर धनुष से निकला और एक पल में जांग यी के सामने पहुंच गया। जांग यी ने मुंह खोला और एक गहरी सांस ली। अगले ही पल दुनिया रुक गई। घड़ी की सुई, आसमान, सब कुछ उसकी गति से प्रकाश की गति तक बढ़ गया, जिससे वो बाकी दुनिया के लिए स्थिर हो गया। इस ताकत का एक और नाम है अपनी गति को अनंत करना। केवल इस अवस्था में वह उस प्रकाश को देख सकता था। फिर वह उस प्रकाश से पार कर एल्फ के सामने पहुंचा। पास जाने पर वह अभी भी एल्फ के चेहरे पर वही घमंडी और आत्मविश्वासी मुस्कान देख सकता था। उसकी खूबसूरत मुद्रा में जबरदस्त ताकत छिपी थी, जैसे वह सब कुछ नियंत्रित कर सकता हो। लेकिन इसी पल जांग यी जीत या हार का फैसला कर सकता था। उसके दानवी कवच का दाहिना हाथ,
जो छोटे छोटे तराजुओं से बना था, सीधे एल्फ की गर्दन पकड़कर मरोड़ दिया। चक! समय की धारा फिर से शुरू हुई। बाकी आत्माओं की नजर में उन्होंने कुछ अजीब और अद्भुत देखा। उन्होंने जंग यी को कुछ करते हुए नहीं देखा, लेकिन वह सीधे कुछ किलोमीटर दूर से एल्फ के पास पहुंच गया, जैसे टेलीपोर्ट हुआ हो, और फिर पीछे की ओर चला गया। अगले ही पल एल्फ का सिर उसकी गर्दन से नीचे गिर गया। मरने के समय तक उसके चेहरे पर वही घमंडी मुस्कान थी। यह क्या हुआ? ओडेब्याओ ने युद्ध क्षेत्र की ओर इशारा किया और उसका गला हैरानी से सूख गया। बाकी किसी के पास जवाब नहीं था। सबने अपने मुंह खोले और उनकी आंखें अविश्वास से भरी थीं। सब देख रहे थे कि इतना ताकतवर एल्फ, जो मरे हुए आत्माओं में भी सबसे शक्तिशाली था, एक इंसानी लड़के ने मार डाला। सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने यह प्रक्रिया देखी ही नहीं, जैसे कोई सीधा सवाल छोड़कर उत्तर पर चला गया हो। सब कुछ बहुत अजीब था, और यहां तक कि पुराने जमाने के महान योद्धा भी दंग रह गए। इस समय सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े ने अपनी दाढ़ी सहलाई, जंग यी की ओर डरे हुए देखा और धीरे से कहा, उसने समय को रोका। क्या? क्या? सभी ने एक साथ चौंक कर कहा, समय को रोकना, यह ताकत उन्होंने बस कहानियों में सुनी थी। कहा जाता है कि केवल देवताओं जैसे ड्रुक प्रोटोस या प्राचीन महान सभ्यताओं के सर्वोच्च योद्धा ही इस ताकत को पा सकते हैं। लेकिन आज उन्होंने खुद अपनी आंखों से ऐसा इंसान देखा, जबकि जंग यी की ताकत अब भी उस स्तर की नहीं लगती। लेकिन जल्द ही सबकी नजरें जंग यी की ओर बदल गईं। अब उनमें आश्चर्य नहीं, बल्कि उम्मीद थी, क्योंकि जंग यी अभी इतना शक्तिशाली नहीं है, फिर भी उसने समय को रोका। इसका मतलब है कि उसका भविष्य कितना खतरनाक होगा। अगर वो और ताकतवर हुआ तो उसकी शक्ति कहां तक पहुंचेगी? यह सब उनकी कल्पना से परे था। शायद वही मामन की मुहर को पूरा कर सबको बचा सके। गाय संकोंग आया था यिहेन ट्राइब के ट्रायल लेवल में इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेशन थॉट बॉडी की गिफ्ट से। यह जंग यी की सबसे छुपी हुई चाल है। जंग यी इसे आसानी से इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि यह चाल उसे खुद को भी चोट पहुंचा सकती है, जैसे अब जंग यी का हाथ मरोड़ा गया था। वह एक कास्टर होते हुए भी जादुई कवच की रक्षा के कारण थोड़ी ताकत टली, लेकिन शरीर को भारी नुकसान पहुंचा। शुक्र है जंग यी पहले से तैयार था। जो केयर की दवा उसके हाथ में लगाई गई और जल्दी से शारीरिक चोट ठीक हो गई। जंग यी ने पीछे मुड़कर देखा। जब उसने एल्फ का सिर काटा था तो वह जल्दी से काले धुएं में बदल गया और फिर से उसकी गर्दन पर जुड़ गया। वह कुछ देर चुप रहा, फिर अचानक मुड़ा, जंग यी की ओर बहुत गुस्से से इशारा करके बोला, तू? जंग यी को समझ नहीं आया। इस तरह का चेहरा बनाकर क्या कहना चाहते हो? एल्फ की आवाज गले में अटक गई। वह अपने मन की बात कह ही नहीं सका। उसे उम्मीद नहीं थी कि जंग यी इतनी जल्दी यह लड़ाई खत्म कर देगा। तूने यह गलत किया, उसने निराश होकर कहा। उसके चेहरे की मांसपेशियां फड़कने लगीं, जैसे कुछ ऐसा था जो वह कह नहीं सकता। जंग यी ने कंधे उचकाए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। मुझे बस यह पता है कि हार माननी चाहिए। अब जब तुम हार गए हो तो मान क्यों नहीं लेते? तभी दूर खड़ी फीनिक्स ने एल्फ की तरफ से बात स्पष्ट की। इंसानी लड़के, क्या तुमने उसके कवच को देखा? जंग यी ने एल्फ की ओर देखा। उसकी चमकीली कवच इतनी साफ थी कि नजरअंदाज करना मुश्किल था। हां, देखा। फिर क्या? फीनिक्स ने जमीन पर पड़े उसके उतारे हुए 2 रिस्ट गार्ड्स की ओर इशारा करते हुए कहा, उसका कवच असल में एक लिमिटर है। उसकी ताकत बहुत ज्यादा है। उसे लड़ने लायक विरोधी नहीं मिलते, इसलिए वह जानबूझकर अपनी ताकत को सील कर देता है। जब भी उसे कोई विरोधी मिलता है, वह उसके स्तर के अनुसार एक एक करके सील हटाता है। हालांकि उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ी शरारत सी चमक थी। उसने अभी 2 लिमिटर ही हटाए थे और तुमने उसकी अल्टीमेट मूव से उसे हरा दिया। क्या तुम्हें लगता है कि वह यह सह सकता है? अब जाकर जंग यी को बात समझ आई। लगता है मैं सही सोच रहा था। उसके मन में यह ख्याल जरूर आया था, क्योंकि हर बार एल्फ जब एक ब्रेसलेट हटाता उसकी ताकत बढ़ती, लेकिन सावधानी के कारण उसने अपनी सोच पर पूरा भरोसा नहीं किया। आखिर दुनिया में कोई इतना बोर कैसे हो सकता है? लेकिन हां, आज उसने ऐसा देख लिया। चुप रह, एल्फ ने फीनिक्स पर गुस्से से चिल्लाया।
लेकिन साफ था कि फीनिक्स की बात सच थी। घमंड ने उसे ज़ांग यी से लड़ाई में हरा दिया। वह हार मानना नहीं चाहता था, लेकिन उसका अभिमान उसे इनकार नहीं करने देता। एल्फ ने ज़ांग यी की तरफ घूरा और दांत पीसते हुए कट-कट की आवाज की। मैंने तुम्हें बहुत हल्का समझ लिया। तुम में बहुत सी छुपी हुई चालें हैं। ज़ांग यी बोला। तो फिर मान लेते हैं, ये लड़ाई मैंने जीत ली। एल्फ के दांत पीसने की आवाज और तेज हो गई। तुम चालाक हो, पर ताकतवर नहीं। वह मानता है कि वह यह लड़ाई हार गया, पर यह हार ताकत से नहीं, बल्कि ज़ांग यी की चालाकी से हुई। लेकिन उसने गहरी सांस ली और ज़ांग यी को घूरा। तुम वाकई दिलचस्प हो। शायद तुम वो कर सको जो हम नहीं कर पाए। ज़ांग यी ने एल्फ को देखा, फिर बाकी आत्माओं को जो दूर खड़े थे। अभी कुछ आत्माएं बाकी थीं जिन्होंने लड़ाई शुरू नहीं की थी, तो वह पूछ बैठा, तो अब मैं जानना चाहता हूं, क्या मैं अब जा सकता हूं और मैं इस जगह से बाहर कैसे जाऊं? एल्फ की अगली बातों ने ज़ांग यी का माथा चढ़ा दिया, क्योंकि एल्फ ने कहा, अगर हमें बाहर जाने का रास्ता पता होता तो क्या हम यहां अंतहीन शराब पी रहे होते? इसका मतलब क्या है? ज़ांग यी को कुछ गलत लगा। क्या इसका मतलब है कि यह लड़ाई ही बेकार थी? हालांकि अब वह इनसे पार पा चुका था, तो उसे बस एक रास्ता ढूंढना था। अगर समय काफी हुआ तो उसे यकीन है वह रास्ता खोज ही लेगा। आखिरी उपाय के रूप में वह ईथर से संपर्क कर सकता है और लिंग से यहां से निकलने का रास्ता पूछ सकता है। ज़ांग यी ने बाकी आत्माओं की तरफ देखा और कहा, क्या कोई और है जो मुझसे लड़ना चाहता है? अगर नहीं तो मैं निकल रहा हूं। भीड़ चुप थी। सब ज़ांग यी को घूर रहे थे। एक पल को उनके चेहरे बेरंग हो गए और काले पड़ गए, जैसे वे सब मर चुके भूत बन गए हों। ज़ांग यी को अपनी पीठ पर ठंडक सी महसूस हुई। एक डरावनी हवा हर ओर से फैल रही थी, जैसे रात ने पूरे इलाके को ढक लिया हो। उसने पास खड़े एल्फ को देखा, लेकिन पाया कि उसका चेहरा भी बदल चुका था। उसकी आंखें काली हो गई थीं और उसके शरीर से काला धुआं निकल रहा था। वह चुपचाप ज़ांग यी को घूर रहा था। दूर से रात की परछाई चलकर यहां तक आ गई। ज़ांग यी अब डेथ हाईवे के बीच खड़ा था और एक पल में चारों ओर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में वह अभी भी सड़क किनारे के टैवर्न को हल्की हरी रोशनी में देख सकता था, और वे आत्माएं जो छाया में खड़ी थीं, वे ज़ांग यी को घूर रही थीं। तुम अब क्या करने वाले हो? ज़ांग यी ने लार निगली और पूरे ध्यान से सब पर नजर रखने लगा, लेकिन वे सब बस उसे देखते रहे, बिना कुछ कहे, बस परछाइयों में खामोश खड़े रहे। चटक चटक चटक। अंधेरे में जैसे कोई चीज अचानक उभरी हो और साथ ही पूरी दुनिया की रोशनी तेजी से गायब होने लगी। ज़ांग यी के आसपास की दृश्यता 10 मीटर से भी कम रह गई। वह सड़क के बीच में खड़ा था और ऊपर से हल्की रोशनी उस पर गिर रही थी। यह बगल की एक पुरानी स्ट्रीट लाइट थी और उसकी मध्यम रोशनी उसे दिखा रही थी। ज़ांग यी ने ऊपर देखा और पाया कि यह स्ट्रीट लाइट नहीं थी। यह वही लॉन्गिनस का भाला था जिसे उसने टायरेंट को सील करने के लिए जमीन में गाड़ा था। ज़ांग यी को अचानक समझ आया कि अगर उसे इस जगह में जिंदा रहना है और ममन की सील पूरी करनी है, तो यह भाला जरूरी है। उसने बिना झिझके हाथ आगे बढ़ाया। आओ। लॉन्गिनस का भाला उसकी पुकार पर झूम उठा और उसकी ओर उड़ने लगा, और ज़ांग यी ने उसे अपनी मैकेनिकल आर्म से पकड़ लिया। उसके हाथ में यह विशाल भाला आ गया, जिससे उसका डर थोड़ा कम हो गया। लेकिन इस अनंत अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था। बस भूत इधर उधर घूम रहे थे और हर कोने में लाल आंखें चमक रही थीं, जिससे दिल शांत नहीं हो पा रहा था। अनजानी चीजें लोगों को बहुत डराती हैं। अब ज़ांग यी ने इसे छिपाया नहीं। डेंग शेंटोंग, उसने जोर से कहा, और उसके शरीर की परछाई से एक दरवाजा खुला। डेंग शेंटोंग उसमें से निकला, हाथ में ट्यंदाओ स्टार लिए। तेज रोशनी ने अंधेरे को थोड़ा चीर दिया। भले ही वो बहुत दबा हुआ था, पर ज़ांग यी अब साफ देख सकता था। लगभग सभी योद्धा परछाई से बाहर आ गए और ज़ांग यी के साथ लड़ने के लिए तैयार थे। अब ज़ांग यी को दिखा कि अंधेरा लाने वाली चीज क्या थी। कब वो टैवर्न हवा में उड़ गया, किसी को पता नहीं चला। उसके अंदर हरी रोशनी जल रही थी। नीचे एक लंबा और बड़ा शरीर दिखा। वो शरीर सड़े गले शवों और हड्डियों से बना था, जो सैकड़ों मीटर लंबा था, और उसके चारों ओर भयानक मौत की हवा थी। ज़ांग यी ने जितने लोगों को पहले देखा था, उनकी आत्माएं अब इस लंबे शव संयोजन में जुड़ी हुई थीं। ज़ांग यी ने एक नजर में देखा हजारों लाशें, टायरेंट जेडाई, फीनिक्स
गोस्ट फेस्ड नन, यहां तक कि ओदेबियाओं की ताजा लाश भी इसमें शामिल थी। इस भयानक दबाव से जंगी को अचानक समझ आ गया कि ये क्या है। मामन के सपने से बना क्लोन, गोस्ट लीडर, जो डेथ हाईवे की रक्षा करता है, उसका नाम है कॉर्प्स ड्रैगन। ये मरे हुए योद्धाओं की आत्माओं को कंट्रोल करता है। जितने भी योद्धा डेविल्स आई में मरते हैं, उनकी आत्माएं और शरीर ये इकट्ठा करता है और बनाता है एक ऐसा दैत्य जो अजेय है। कंठ जंग यी के पास खड़ा था और डर से बोला, इतने सारे मरे हुए ताकतवर लोग, हम कैसे लड़ेंगे? जंग यी ने पहले जितनी आत्माएं देखी थीं, वो तो बस 1% भी नहीं थीं, और ये आत्माएं मरती भी नहीं थीं। सामान्य तरीके से हराना नामुमकिन था। जंग यी ने भले ही बहुतों को हराया, पर अब कॉर्प्स ड्रैगन सामने था, असली मालिक। गागा गागा, ही। अजीब हंसी की आवाजें आसमान से आने लगीं। कॉर्प्स ड्रैगन हवा में घूम रहा था और मौत की एक मोटी परत उसके चारों तरफ थी। इसकी ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सबके चेहरे गंभीर हो गए। जांग यी ने ही शांत रहकर एक नेता की तरह कहा, यह तो होना ही था। अगर ममन को सील करना है तो इनसे लड़ाई तय थी। तो चलो लड़ते हैं। कंठ चौंका। जंग, इतने ताकतवर लोग और वो भी अमर, हमें भागना चाहिए। इस पर यंग शिनशिन ने कहा, कंठ, अभी तक समझा नहीं। कंठ ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है शिनशिन? यंग शिनशिन ने गंभीरता से कहा, अगर हम इसे यहीं नहीं हराते तो इस जगह से निकलना नामुमकिन है। पर हराएं कैसे? कंठ अभी भी हारा हुआ महसूस कर रहा था। मेरे पास तरीका है। यंग शिनशिन जंग यी के बाएं हाथ की ओर चली गई। जंग यी ने हवा में हाथ घुमाया और एक डायमेंशनल डोर बना दिया। बैंग! एक भारी कॉम्बैट बूट जमीन पर पड़ा और जमीन फट गई। मौत की गंध चारों ओर फैल गई। कांट ने जब उस शख्स को देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वो था ईविल क्रो, जिसे जंग यी ने पहले सील किया था। ईविल क्रो जंग यी के आगे खड़ा था। पूरे शरीर से मौत की ऊर्जा निकल रही थी। हाथ में डीमन डिवाउरिंग गन था। अब वो 8 ईविल क्रोज में बढ़ चुका था। वो मरने पर 2 गुना हो जाता है और ताकत बढ़ जाती है। कांट बोला, ये तो। यांग शिनशिन ने कहा, इसकी कमजोरी है इसका मानसिक बल। ईविल क्रो युद्ध का प्रतिनिधि है और मामन अब कमजोर है, इसलिए उसे काबू किया जा सकता था। इसीलिए जांग यी डरता नहीं था। अब जांग यी ने स्पीयर ऑफ लॉन्गिनुस संभाला और यांग शिनशिन को हुक्म देने को कहा। यांग शिनशिन ने आसमान की ओर इशारा किया, उसे मार डालो। ईविल क्रो की आंखें लाल हो गईं। उसने अपने पंख फैलाए और सीधा कॉर्प्स ड्रैगन की ओर उड़ चला। कॉर्प्स ड्रैगन ने भी हमला शुरू किया। उसके शरीर पर लाशें एक जड़ों जैसी चीज से जुड़ी थीं, जो अभी भी हिल रही थीं। उसने मरे हुए लोगों की शक्तियां इस्तेमाल कीं। आसमान में रंग बिरंगी रोशनी फटी। भयानक ऊर्जा तूफान बन गया। जंग यी की भी भौहें चढ़ गईं। कॉर्प्स ड्रैगन की ताकत अंतहीन थी। जितनी आत्माएं मरती, उतनी ताकत उसमें जुड़ती जाती। ये शायद सबसे ताकतवर गोस्ट लीडर था, पर खुशकिस्मती ये थी, ईविल क्रो भी मरकर 2 हो जाता है। वो भी अमर है। आसमान से गिरा रंगीन तूफान और ईविल क्रो का भयानक भाला चकनाचूर हो गया। पर उसी पल 2 और ईविल क्रो और ताकतवर रूप में सामने आ गए। गागा गागा। अब उन्होंने ऊपर से डरावनी आवाजें निकालीं और हमला किया। कॉर्प्स ड्रैगन ने अपने ऊपर लाशों से ढाल बनाई, पर इतना काफी नहीं था। दोनों ईविल क्रोज उसके करीब पहुंचे और अपने भाले से उस पर हमला कर दिया। हुआ लाला, लाशें जैसे पेड़ की पत्तियां हिलने लगीं। हजारों लाशें उन दोनों को घेरने लगीं। अब असली जंग शुरू हो चुकी थी। का डिवाउरिंग डीमन स्पीयर ने एक बार में सीधा वार किया, फिर नीचे की ओर काटा। ईविल क्रो को मौत का कोई डर नहीं था और न ही कोई डर की भावना। उसके अस्तित्व का मतलब ही है लड़ाई और कत्ल। वो दीवानों की तरह वार करता रहा, लाशों को धकेलता गया और सीधा कॉर्प्स ड्रैगन के असली शरीर की ओर बढ़ा। शुरुआत में ईविल क्रो वाकई कमजोर पड़ रहा था, लेकिन उसकी ताकत की कोई सीमा नहीं थी। जंग यी और बाकी लोग दूर हट गए और इन 2 गोस्ट लीडर्स के बीच की अनंत लड़ाई को देखने लगे। उनकी ताकत और बेरहमी देख सब हैरान रह गए। जंग यी ने कहा, शुक्र है ममन गंभीर रूप से घायल होकर सो गया, इसलिए ये गोस्ट लीडर्स भी बस अपनी आदतों से काम कर रहे हैं, वरना हम में से कोई भी इन्हें नहीं रोक पाता।
वरना वो यहां तक कभी नहीं आ पाते। जिनसे वो पहले लड़ चुके थे, टायरेंट जेडाई, फीनिक्स एल्व्स, वो सिर्फ आत्मा के रूप में ही ज़ांग यी से बराबरी की लड़ाई करते थे। सोचो, जब वो जिंदा थे कितने खतरनाक रहे होंगे। तो ये मौका करोड़ों साल में एक बार आता है, इसे छोड़ना नहीं है। ज़ांग यी ने मुट्ठियां भींच लीं। चलो, अब हमें रास्ता ढूंढना है। अब वह लड़ाई देखने का इरादा छोड़ चुका था, क्योंकि इन दोनों गोस्ट लीडर्स की लड़ाई का कोई अंत नहीं था। कांट ने पूछा, तुम्हें पता है कैसे निकला जाए? ज़ांग यी ने हंसते हुए कहा, तुमने कुछ बहुत जरूरी चीज भूल दी। कांट बोला, क्या बात कर रहे हो? मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन स्पेस एलियन हूं। ज़ांग यी के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। मैं इस जगह कई बार आया जाया हूं और मैंने इसे बहुत ध्यान से देखा है। ये एक बंद की गई जगह है, जैसे मेरी डायमेंशनल स्पेस। तोड़ना मुश्किल लगता है, लेकिन अगर कोई मेरी जैसी शक्ति वाला एलियन मिले और मैं स्पेस की सही नोट ढूंढ लूं तो मैं बाहर जा सकता हूं। उसने पीछे देखा। दो गोस्ट लीडर्स अब भी बुरी तरह लड़ रहे थे। अब जब वो अपनी पूरी ताकत लड़ाई में लगा रहा है तो इस दुनिया की दीवारें कमजोर होंगी और मुझे मौका मिलेगा। कांट हैरान था। तुम तो सच में कमाल हो। बिल्कुल। ज़ांग यी ने सबको परछाई में बुलाया और अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर डेथ हाईवे पर स्पेस नोड ढूंढने निकला। कई बार की कोशिश और अनुभव से उसे नोड मिल ही गया। वहां उसने एक डायमेंशनल डोर खोला। जब वो दोबारा दिखाई दिया तो मोटरसाइकिल किसी दूसरी सड़क पर चल रही थी। दिखने में तो पुरानी जगह जैसी ही थी, लेकिन सिस्टम ने बताया कि ये नई जगह है। बूम! मोटरसाइकिल का इंजन गूंज उठा। ज़ांग यी ने पीछे देखा। आसमान में कॉर्प्स ड्रैगन और दर्जनों ईविल क्रोज लड़ रहे थे। वो दृश्य बहुत डरावना था। अब हमें मैमन की सील ढूंढनी है। ज़ांग यी ने स्पीड तेज कर दी और डेथ हाईवे के आगे की ओर निकल गया। कांट चिल्लाया, ज़ांग, अब तो बाकी कोई नहीं बचा। यहां तक कि एओ परिवार का शमौन भी मर गया। हम रास्ता कैसे ढूंढेंगे? ज़ांग यी थोड़ा उलझा, फिर कहा, अभी तो मुझे नहीं पता। अब हमें बस एक एक कदम बढ़ाते जाना है। वैसे कंठ, तुम क्या सोचते हो? हमारी टीम में तो फैसले तुम ही लेते हो। कांट ने थोड़ी देर सोचा, फिर गंभीरता से कहा, मैं टेलीकिनेटिक हूं। मैं अपने मानसिक बल से अंधेरे की शक्तियों को महसूस करने की कोशिश कर सकता हूं। शायद मामन का पता चल जाए। ज़ांग यी ने सिर हिलाया। ठीक है, हम वैसे भी अंधे हैं अभी, कोशिश कर लो। कांट ने आंखें बंद की, मानसिक ऊर्जा दिमाग में जमा की और उसके बाल हवा में उड़ने लगे। उसकी आत्मा जैसे किसी दूसरी दुनिया में खोज करने चली गई। काफी देर बाद उसने आंखें खोलीं, एक दिशा की ओर इशारा किया और कहा, मुझे लगता है वो उधर है। पर उसने चिंता से कहा, ज़ांग, क्या तुमने सोच लिया है? मामन को सील करना बेहद खतरनाक काम है। अगर हमसे जरा सी भी गलती हुई तो सब मारे जाएंगे, लेकिन अगर हम सफल हुए तो फायदा भी बहुत बड़ा होगा। ज़ांग यी ने अपनी छाती की ओर देखा। वहां बना मैजिक आई टैटू जलता हुआ महसूस हो रहा था, जैसे कोई गर्मी उसमें भरी हो। उसे पता था वो मैमन के और करीब पहुंच गया है। जोखिम में ही इनाम है। जब हम यहां तक आ ही गए हैं तो अब पीछे जाना कोई विकल्प नहीं है। उन्हें बस अंदर आना पता था। बाहर जाने का रास्ता किसी को नहीं मालूम। ओडिबियो शायद जानता था, पर वो सबसे पहले मरा और अब एक गोस्ट पपेट बन चुका था। कांट, अब तुम्हारी ही राह पर चलेंगे। ज़ांग यी ने मोटरसाइकिल घुमाई और उस दिशा में तेजी से निकल गया। और उसी दिशा में बहुत दूर एक काले तरल से भरा हुआ विशाल समुद्र। ज़ांग यी के जाने के बाद पूरी ह्यूमन कोलिशन टीम बिखर चुकी थी। आखिरी हमले में जो लव डेथ गॉड्स उसने छोड़े थे, उन्होंने स्पेस तोड़ दिया था और टीमों के एलियंस को अलग अलग जगहों में फेंक दिया था। ओलिव ने कुछ नाइट्स टेम्पलर को इकट्ठा किया और वो एक सुनसान जगह पर आ गए। यहां पर चारों तरफ सिर्फ उजड़ा हुआ खंडहर था। टूटी दीवारें जमीन पर गिरी पड़ी थीं और सूखी घासें रेतीली मिट्टी से निकल रही थीं। दूर तक बस सूखी घास। ओलिव ने दाहिने हाथ में होली सोड और बाएं हाथ में डेड सी स्क्रोल्स पकड़े हुए थे और खंडहर के बीच खड़ा था। बाकी नाइट्स आपस में पीठ से पीठ मिलाकर खड़े थे ताकि कोई कोना खाली न छूटे। ओलिव का माथा चिंता से सिकुड़ गया, क्योंकि वो उस घटना से परेशान था। जब हम ज़ांग यी के साथ लड़ रहे थे, तब किसी ने अचानक उस पर हमला क्यों किया? कौन था वो और क्यों इस वक्त ऐसा किया?
जुनझेंग चर्च ने इस डेमन सीलिंग ऑपरेशन की अगुवाई की थी, लेकिन जैसे ही सेना सील की गई जमीन में दाखिल हुई, पूरा दल बिखर गया। इस घटना से ओलिव बहुत परेशान था, खासकर जब उसने गोस्ट टेरिटरी की ताकत देखी। सैन्य दलों का बंट जाना निश्चित रूप से गठबंधन को भारी नुकसान देने वाला था। अभी तो उन्हें यह भी नहीं पता कि बाकी टीमें कहाँ हैं, तो सीलिंग ऑपरेशन कैसे जारी रखें। और सबसे बुरा, उन्हें यह भी पता लगाना है कि जंग यी पर अचानक हमला किसने किया। अगर ये सवाल हल नहीं हुआ तो टीमों के बीच भरोसा टूट जाएगा। वे बिखर जाएंगे और शायद सबके सब यहीं मर जाएं। मौत डरावनी नहीं है। ओलिव एक सच्चा जुनझेंग सेक्ट भक्त है। उसके विश्वास और ईश्वर भक्ति पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। पर अगर ये सीलिंग ऑपरेशन नाकाम रहा तो जल्द ही मैमन सील तोड़कर बाहर आ जाएगा और पूरी इंसानी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। उस समय इंसानों के पास उसे रोकने की कोई ताकत नहीं होगी। जैसे पिछले कई युगों की प्राचीन मानव सभ्यताएं खत्म हो गईं। ओलिव ने हाथ में होली सोर्ड और डेड सी स्क्रोल्स थामे हुए चिंता से चारों ओर देखा। उसी वक्त थोड़ी दूर की झाड़ियों में हलचल हुई और 2 टेम्पलर नाइट की टीमें दोनों ओर से तेजी से भागती हुई आईं। ये दोनों दलों का नेतृत्व कर रहे थे सन एंजल मिडालोन और मून एंजल सैरियल, जो अब खंडहरों में लौट आए। मिडालोन ने कहा, बिशप महोदय, हमने बाईं ओर के ज्यादातर हिस्से की तलाशी ली, लेकिन हमें बाकी टीमों के एलियंस का कोई सुराग नहीं मिला। सैरियल ने कहा, इधर भी वही हाल है। ये इलाका जैसे अंतहीन बंजर भूमि है। हम कई किलोमीटर दाईं ओर गए, लेकिन इसका कोई छोर नहीं मिला। ओलिव ने थोड़ी देर चुप रहकर सोचा, फिर बोला, तुम लोग कुछ मिस कर रहे हो। ये जगह असली नहीं है। ये सब बस मामन का सपना है। मामन वही मानव था जिसे क्रिएटर ने बनाया था। ऐसा मानव जो सुप्रीम गॉड की शक्ति छीन सकता है, और जैसे सुप्रीम गॉड एक नई दुनिया बना सकता है, वैसे ही मामन भी अपनी इंटेंशंस से पूरी दुनिया बना सकता है। ये सुनकर मिडालोन और सारियल के चेहरे गंभीर हो गए। अगर ऐसा है तो क्या हम यहां हमेशा के लिए फंस गए? मिडालोन ने चिंतित होकर पूछा। ओलिव ने चारों ओर देखा। सभी नाइट्स टेम्पलार अपने लीडर से उम्मीद लगाए खड़े थे। शायद पहले यह मुमकिन था। 7 हेल डीमन किंग्स के पास एंजल किंग्स से लड़ने की ताकत है। हम इंसानों की तो कोई बिसात नहीं, लेकिन अब मामन घायल है और उसके विचार बिखरे हुए हैं। उसके सपनों में भी भ्रम है। ऐसे में हमें बस होली स्क्रिप्चर के निर्देशों का पालन करना है। हम रास्ता जरूर पाएंगे। उसने डेड सी स्क्रोल्स को ऊपर उठाया, आंखें बंद की और बोला, दयालु पिता, कृपया अंधकार में रोशनी करो और हमें सही मार्ग दिखाओ। सभी नाइट्स ने भी हाथ सीने पर रखकर प्रार्थना की। इसी समय आकाश में एक बड़ा सुराख बन गया और एक दरवाजा धीरे धीरे खुला। कुछ टेम्पलर नाइट्स चिल्लाए, चमत्कार चमत्कार, ये पिता द्वारा दिखाया गया रास्ता है। उन्होंने उस आकाशी दरवाजे की ओर इशारा किया और सभी ने उसकी ओर देखा। आसमान में एक दरार बनती जा रही थी। पीछे अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन तभी ओलिव ने जोर से चिल्लाया, ये कोई चमत्कार नहीं, ये शैतान का रूप है। जैसे ही उसने ये कहा, मौत की आंधी आई और कई टेम्पलर नाइट उड़ गए। अंधेरे दरवाजे से एक विशाल आकृति निकली, एक दानव की तरह, काले लाल आर्मर में। सिर पर एक भयानक क्रो हेलमेट था और अंदर से एक विकृत क्रो हेड झांक रहा था। ईविल क्रो का एक शरीर भी यहां उतर आया। सभी टेम्पलर नाइट्स चौकन्ने हो गए, पर डर के बजाय उन्होंने तुरंत 3 पंक्तियों की लड़ाई रचना बना ली, ओलिव और दोनों डिप्टी लीडर्स को घेर कर। पहली पंक्ति में थे मजबूत बॉडी वाले मीली एलियंस, जो भारी हथियार लेकर खड़े थे। बीच की पंक्ति में लॉन्ग रेंज अटैकर्स और एलियंस, जो दूर से शक्ति का प्रयोग करते थे। आखिरी पंक्ति में हीलर्स और ब्लेसिंग एबिलिटीज वाले एलियंस। ये दुनिया की सबसे ताकतवर एलियन टीम थी। हर टेम्पलार नाइट अपने आप में युद्ध मशीन था। अगर ये सब साथ हों तो शायद ही कोई टीम इन्हें हरा सके। यहां तक कि एक गोस्ट लीडर के सामने भी वे वीरता से लड़ेंगे, क्योंकि ये है आस्था की शक्ति। ये सब मानते हैं कि रोशनी के लिए लड़ना उन्हें मरने के बाद ईश्वर के राज्य में ले जाएगा। इसलिए ये निडर हैं। एक महिला नाइट, जिसकी चांदी जैसी घुंघराले बाल और परी जैसे चेहरे पर शांति थी, हाथ में चांदी का क्रॉस लेकर भजन गा रही थी। प्यारे प्रभु, हम श्रद्धा से ऊपर देखते हैं।
इस अनजान सफर में कृपया हमें आशीर्वाद दें, हमारे साथियों की रक्षा करें, अपने प्रकाश से रास्ता दिखाएं, उन्हें साहस और शक्ति दें। आमीन। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, उसके क्रॉस से एक पवित्र रोशनी निकली और सभी नाइट्स पर फैल गई। और भी कई ऐसे मूल्यवान सपोर्टिव एलियंस थे जो पूरी टीम को बैलेंस कर रहे थे। ओलिव धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने आकाश में उड़ते क्रो ऑफ डूम को देखा और उसके पीछे की क्रो आर्मी को भी। ये ठंडे निर्दयी वॉर मशीनें, जिन्हें मारना मुश्किल है, जो मरने से नहीं डरती, बस मारने के लिए बनी हैं। पर ओलिव को डर नहीं था। जो रोशनी की तलाश करता है, वो अंधेरे से क्यों डरेगा? उसने सबको बस यही कहा, क्रो ऑफ डूम को मारा नहीं जा सकता, उसे सिर्फ सील किया जा सकता है। लड़ते वक्त ये याद रखना, उसे बस कंट्रोल करो, फिर मैं प्रार्थना करूंगा। सबसे कीमती और सबसे पुराना होली स्क्रिप्चर का वर्षन, जो ऑर्थोडॉक्स चर्च ऑफ हाइजून का है, उसमें दुनिया भर के भक्तों की आस्था बसी हुई है, और वो सिर्फ सबसे ऊंचे पोप अलेक्जेंडर एक्स के पास ही हो सकता है। लेकिन भले ही ये बस एक कॉपी हो, फिर भी इसमें बुरे डीमन को सील करने की ताकत है। अगर कार्डिनल खुद प्रार्थना करे तो वो एक ताकतवर डीमन को भी सील कर सकता है, लेकिन सीलिंग सेरेमनी सिर्फ उसी को करनी होगी। तो फिर उस क्रो ऑफ इविल को कौन रोकेगा, जो पहले ही कई बार बंट चुका है और जिसकी ताकत एक वरिष्ठ व्हाइट बिशप जितनी है? एंजल ऑफ द सन मिडालेन और एंजल ऑफ द मून सारियल ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर आगे बढ़े। ये काम अब उनका बनता था। गागा क्रो लीजन ने लाइन में अटैक किया और नाइट्स टेम्पलर की शील्ड फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश की, और क्रो ऑफ इविल की नजर सबसे ताकतवर इंसान पर पड़ी। ओलिव उसके लिए सबसे बड़ा खतरा था। ओलिव ने हमला करने का कोई इरादा नहीं दिखाया, बल्कि उसने अपने हाथ की होली सोर्ड को रख दिया, धीरे धीरे अपोकलिप्स खोली और पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन पूरे आसमान में गूंजने लगी। एक अजीब ताकत उठी, जिससे क्रो ऑफ इविल को बहुत बेचैनी होने लगी, जैसे इंसान को ऑक्सीजन की कमी वाली जगह में रख दिया गया हो। उसकी आंखों में गुस्सा चमका और उसने पूरी ताकत से डिवाउरिंग डीमन स्पीयर को घुमाया। सिर्फ अपने शरीर की ताकत से उसने एक बहुत बड़ा तूफान उठाया, जो दूर खड़े ओलिव की तरफ उड़ता गया। स्पीयर से निकला तूफान अब रुकने वाला नहीं था, और वह एक नुकीले घूमते एनर्जी स्पाइरल में बदल गया। हम तुम्हें बिशप की पूजा में दखल देने नहीं देंगे। मिडालेन और सारियल ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराए। कई सालों बाद ये पहली बार था जब सन और मून एंजल्स एक साथ किसी दुश्मन से लड़ रहे थे। एक्सॉर्साइज द डीमन। सारियल धीरे से आगे बढ़ा और उसके पीछे से धुंधले विंग्स निकलने लगे। वह पवित्र शब्द बोलने लगा और उसके शरीर से तेज सनलाइट निकली, जो पूरे खंडहर में फैल गई और सब कुछ एक शांत और पवित्र प्लैटिनम रंग में रंग दिया। मिडालेन उसकी दाईं तरफ था। उसने कमर से एक क्रॉस सोर्ड निकाला और उसके शरीर से पवित्र रोशनी निकली। उसका उजाला गर्म और शांत करने वाला था। मिडालेन के पीछे से 2 सफेद पंख निकले, फिर वो छाया बनकर फैल गए। 2 से 4 हुए, फिर 6, फिर और भी ज्यादा। जहां एक आम एंजल के 6 पंख होते हैं, वहीं सन एंजल मिडालेन के थे पूरे 36 पंख। उसके पीछे के पंख ऐसे लग रहे थे जैसे सफेद पीकॉक अपने पंख फैला रहा हो। उसी समय मिडालेन का चेहरा भी बदल गया। उसके चेहरे पर कई आंखें निकल आईं, उसके माथे, आंखों के नीचे और कनपट्टी तक। यह डरावना नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो सब कुछ देख सकता है। सन एंजल मिडलोन की ताकत है सन चेसिंग होली लाइट, एबिलिटी इंडेक्स और ब्लैक चैरियट लेवल। मून एंजल सारियल की ताकत है कामिनो त्सुकियोमी, एबिलिटी इंडेक्स और ब्लैक चैरियट लेवल। ये दोनों जुनजेंग चर्च के प्रसिद्ध मास्टर्स हैं और सिर्फ 4 हॉर्समैन ऑफ द अपोकलिप्स से पीछे माने जाते हैं, पर उनकी जोड़ी की ताकत कुछ हॉर्समैन के बराबर है। असल बात है उनकी जोड़ी। जुनजेंग चर्च ने बहुत पहले जान लिया था कि एलियंस की एबिलिटी में मेल और टकराव का रिश्ता होता है। अगर 2 एलियंस की ताकतें मेल खाएं तो उनका मिलकर हमला करना एक जबरदस्त ताकत पैदा कर सकता है। यहां तक कि ये असर 1+1n हो सकता है। लेकिन ऐसा कॉम्बो बनाना बहुत मुश्किल है। पहले 2 एलियंस की ताकतों में मेल होना चाहिए, फिर उन्हें साथ साथ अभ्यास करना होगा, जब तक उनकी समझ इतनी न हो जाए कि दोनों एक जैसा सोचें और बिल्कुल बिना गलती साथ लड़ें। दूसरी बात, दोनों की ताकत भी बराबर होनी चाहिए ताकि वो साथ में बढ़ें। सन एंजल और मून एंजल ऐसी एकमात्र
इप्सिलॉन लेवल कॉम्बो अटैक की जोड़ी हैं जो जुनझेंग चर्च ने बनाई है। अलग अलग ये दोनों सिर्फ ब्लैक चैरियट लेवल के होते हैं, लेकिन एक साथ आने पर वो अपोकलिप्स लेवल के योद्धा से भी भिड़ सकते हैं। ओलिव की प्रार्थना धीरे धीरे चलती रही और डेड सी स्क्रोल्स खुद ही पलटती जा रही थीं, एक अजीब ताकत बनकर दुनिया के गोस्ट टेरिटरी और गोस्ट वॉकर्स को प्रभावित कर रही थी। क्रो ऑफ ईविल अब और सहन नहीं कर पाया। उसने डिवॉरिंग डीमन स्पीयर पकड़ा और एक झटके में हवा में छलांग लगा दी। बूम! बहुत तेज स्पीड से जोरदार आवाज हुई और हर किसी की आंखों में उसकी कई परछाइयां बन गईं। सरियल और मिडलिन दोनों एक साथ आसमान में झपटे और उनकी तलवारें चमक उठीं। सन और मून की रोशनी एक दूसरे को निहार रही थी और दोनों साथ में सीधी रेखा में दुश्मन से टकरा गए। मिडलिन सामने था, उसके शरीर से तेज धूप जैसी होली लाइट निकल रही थी। उसके पीछे सारियल हवा में तैर रहा था और उसके पीछे एक बहुत बड़ा मून उग आया था। दिन होते हुए भी सब कुछ अंधेरे में डूब गया और चांदनी पूरे आसमान को घेर गई। साइलेंट मून चांदनी जैसे धीरे धीरे आ रही थी, लेकिन पल में सब जगह फैल गई। क्रो ऑफ ईविल को अचानक लगा जैसे वो किसी दलदल में फंस गया हो। उसकी रफ्तार एकदम धीमी हो गई। उसने नीचे देखा तो चांदनी की सिल्वर लाइट पूरे शरीर को ढक चुकी थी और अब हर कदम भारी लग रहा था। मिडालिन ने अपनी विशाल 2-हैंडेड सोर्ड को ऊपर उठाया। उसके शरीर से तेज सनलाइट निकलने लगी और उसके हाथ फूले हुए लग रहे थे। हो! उसने अपने पूरे जोर से तलवार नीचे मारी। सनलाइट आग जैसी थी, जैसे दुनिया को खत्म करने वाली आफत बनकर गिर रही हो। ये वही ताकत है जो डार्कनेस को खत्म करती है और गोस्ट लीडर को दबाने की क्षमता रखती है। हालांकि क्रो ऑफ ईविल को चांदनी ने बांध दिया था, उसने फिर भी अपनी डिवाउरिंग डीमन स्पीयर उठाई। उसकी अपनी ताकत बहुत ज्यादा थी। वो चांदनी की कैद से निकल गया और पलटकर हमला किया। उसकी स्पीयर और होली सोर्ड की ताकत आपस में टकरा गई और एक विशाल तूफान बनकर हर तरफ फैल गई। ओलिव के कपड़े उड़ रहे थे, लेकिन वो इससे अनजान था। वह अब भी शांत होकर डेड सी स्क्रोल्स पढ़ता जा रहा। समुंदर वाले युद्ध के पास जो टेम्पलर नाइट्स और क्रो सोल्जर्स थे, वो इस हमले की ताकत सह नहीं पाए और उड़ गए। असल जंग में सिर्फ सबसे ताकतवर ही टिक सकते हैं, पर सन और मून एंजल्स के पास किसी और की फुर्सत नहीं थी। उन्हें ईविल क्रो को दबाना था और फिर उसे सील करना था। अगर उसे स्प्लिट करने का मौका मिला तो मुसीबत कभी खत्म नहीं होगी। सन और मून डबल व्हील डांस। साइलेंट मून ने एक बहुत बड़ा चांद जैसा पावर फील्ड बनाया जो मर्क्यूरी जैसी एनर्जी से ईविल क्रो को दबा रहा था। अगर कोई आम इंसान इसमें गया होता तो सीधे कुचला जाता, पर मिडालिन पर कोई असर नहीं हुआ। वो सीधा वेव के साथ ईविल क्रो पर टूट पड़ा और अपने ग्रेट स्वॉर्ड से हमला किया। स्कॉचिंग सन की पावर बहुत ही जबरदस्त थी। मिडालिन के चेहरे पर बहुत सारी आंखें थीं, जिससे वो एनिमी की हर मूव को डिटेक्ट कर सकता था। ईविल क्रो थोड़ा भी हिला तो मिडालिन को पता चल गया और वो उसकी अटैक डायरेक्शन को पहले ही समझ गया। सूरज का न्याय कबूल कर, राक्षस! मिडालिन जोर से चिल्लाया और आगे बढ़ गया। उसके शरीर से सूरज की एनर्जी निकली। चारों तरफ रोशनी फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज का भगवान खुद अंधकार के राक्षस को भगाने आ गया हो। ईविल क्रो ने भी जोर की चीख मारी और डिवॉरिंग डीमन स्पीयर को कस के पकड़ लिया। मिडालॉन के बार बार होते हमलों को वो अच्छे से रोक रहा था। मूनलाइट से धीमा होने के बावजूद भी उसकी स्पीड कम नहीं थी। उसके स्पीयर का स्विंग बहुत तेज था, पर मिडालेन की आंखें हर डायरेक्शन देख रही थीं, जिससे उसकी तलवार हर बार स्पीयर से टकरा रही थी। गंभीर युद्ध चल रहा था। तलवार और स्पीयर की टक्कर से भयंकर आंधी चल रही थी। मून में सैरियल ऊपर लटका हुआ था। उसने एक चमकती 1-हैंडेड सोर्ड उठाई और हवा में एक सिल्वर हेक्साग्राम खींचा। सिल्वर स्टार, होली लाइट, मूनलाइट, स्काई फॉल। हेक्साग्राम के चारों तरफ एक ब्राइट मून का सिंबल बन गया। जैसे ही स्पेल पूरा हुआ, वो सीधा ऊपर की ओर उड़ गया। इस वक्त बैटलफील्ड में तूफान चल रहा था। तलवार और भाले की टक्कर, तेजी से हो रही मूवमेंट, पावर की भिड़ंत से जमीन हिल रही थी। ईविल क्रो अब भी पीछे नहीं हट रहा था, क्योंकि उसकी ताकत और स्पीड बहुत ज्यादा थी। कुछ देर की लड़ाई के बाद दोनों थोड़ी देर के लिए अलग हो गए। तभी ईविल क्रो के सिर के ऊपर एक होली सिल्वर लाइट चमकी। उसने ऊपर देखा तो देखा कि एक बड़ा हेक्साग्राम
एक रिंग के साथ उसकी ओर गिर रहा था। बहुत तेजी से गिरते हुए इस जादुई सर्कल ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। इसने ईविल क्रो के शरीर को बहुत जोर से दबा दिया, जैसे पहाड़ और समुंदर का वेट उस पर रखा हो। ईविल क्रो की बॉडी मुड़ने और डिफॉर्म होने लगी। मिडालेन ने कोई इंतजार नहीं किया। स्पेल के गिरते ही उसने अपनी तलवार उठाई और वार किया। ईविल क्रो ने जोर से चीख मारी, गागा! उसके पंख जैसे काले मेटल की तरह फैल गए। उसकी बॉडी और बड़ी हो गई और उसने भाला फिर से मिडालेन पर तेजी से चलाया, पर इस बार उसकी स्पीड डबल हो गई। मिडालेन तुरंत अडेप्ट नहीं कर पाया। उसका ऑफेंसिव मूव डिफेंसिव में बदल गया। बैंग! भाले की टक्कर से मिडालेन दूर उड़ गया, लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई, क्योंकि मूनलाइट का ओशन ईविल क्रो पर भारी था, लेकिन मिडालेन के लिए एक नरम सुरक्षा कवच की तरह था। वो हजारों मीटर दूर गिरा, लेकिन मूनलाइट ने उसका फॉल सॉफ्टन कर दिया। मिडालेन ने अपनी हालत संभाली और फिर से ईविल क्रो की तरफ झपटा, बिना उसे एक पल भी रुकने दिया। मुझे नहीं पता तुम जिंदा रहते हुए भी स्प्लिट कर सकते हो या नहीं, पर मैं उस हालात को आने ही नहीं दूंगा। उसके 36 पंख फिर से फैल गए। सूर्य की आग उसमें चमक रही थी, जैसे वो सूरज देवता का वस्त्र पहनकर आया हो। दूर सारियल ने फिर से अपनी तलवार उठाई और हवा में रून्स बनाने लगा। एंशिएंट टेक्स्ट हवा में उभरी, सिंबल्स और आकृतियां साथ दिखने लगीं और वो तेजी से मंत्र पढ़ने लगा। प्रभु की महिमा उजाले वाले चांद में दिखती है। चांद के देवदूत, मेरी पुकार सुनो। पवित्र चांदनी को तलवार बनाकर राक्षस के भ्रम को काट दो। अंधकार के प्राणी, श्रापित आत्माएं, चांद की रोशनी में कांपो। अंतहीन अंधकार में यही चांदनी तुम्हारी जंजीर बनेगी और तुम्हारा डर। चले जाओ राक्षसों, इस पवित्र स्थान से दूर रहो। प्रभु की जय हो, आमीन। स्पेल खत्म हुआ। एक लंबा स्क्रोल की तरह खुल गया। ये पावर आसमान और धरती में गूंजने लगी और वो रून्स हवा में उड़ने लगे। फिर चांदनी से बनी हजारों तलवारें आसमान में बन गईं। हर दिशा में तलवारें बनी और सब ईविल क्रो की तरफ। डेस्ट्रॉय! सारियल ने आदेश दिया और चांदनी की तलवारें एक नदी बन गईं जो ईविल क्रो की ओर बहने लगी। साथ ही मिडालेन दूसरी तरफ से सूरज की तरह आया और अपनी जायंट सोर्ड से सीधा वार किया। सन और मून की ये जुगलबंदी बहुत जबरदस्त थी। पावर, मैजिक, नियर और फार, सब तरीके से हमला। कोऑपरेशन परफेक्ट था। हालांकि वो दोनों सिर्फ ब्लैक चैरियट लेवल एलियंस थे, पर उनके कॉम्बो से वो व्हाइट बिशप को भी हरा सकते थे। ईविल क्रो के पास इस हालत से निकलने का कोई अच्छा तरीका नहीं था। उसे मूनलाइट फील्ड का दबाव सहना था, साथ ही चांद की तलवारों की बाढ़ रोकनी थी और ऊपर से मिडालेन से भी लड़ना था। पावर का सिंबल कभी डरता नहीं है। वो ड्रुक प्रोटोस की भावना का प्रतीक है, पर सामने वाले उसे मारना नहीं चाहते थे। वो उसे सील करना चाहते थे, इससे पहले कि वो फिर से बहुत सारे सुपर ईविल क्रोज में बंट जाए जिन्हें कोई रोक नहीं सके। सीरियल और मिडलिन की ताकत एक दूसरे की पूरक थी, जिसने क्रो ऑफ डूम को पूरी ताकत दिखाने से रोके रखा। वो चीखता रहा, बिना किसी डर के, चाहे उसके ऊपर कितना भी वार किया जाए। रुको, इसे ज्यादा चोट मत पहुंचाओ। सीरियल ने मिडलिन को चेतावनी देना नहीं भुलाया। अगर क्रो ऑफ डूम ने अपना दूसरा रूप ले लिया तो दोनों के लिए भी उसे रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और अगर वो तीसरे स्टेज में गया तो आज सबका अंत यहीं होगा। समझ गया। मिडलिन ने तुरंत अपना फाइटिंग स्टाइल बदला। उसने अपनी तलवार को घुमाकर उसकी चौड़ी साइड से स्पीयर के वार को रोका। उधर ऑलिव को युद्ध में चल रही किसी बात की खबर ही नहीं थी। वो डेड सी स्क्रोल्स में लिखी बातों को जोर से पढ़ रहा था। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ता गया, स्क्रोल्स की रोशनी उसके पूरे शरीर को घेरने लगी। पहले ये सिर्फ खंडहरों को रोशन कर रही थी, फिर ये चारों ओर लहरों की तरह फैलने लगी। फिर स्क्रोल के उड़ते पन्नों से पवित्र एनर्जी की जंजीरें निकलने लगीं। क्लैंग! ये जंजीरें आसमान में उड़ते क्रो की ओर बढ़ गईं। इस समय क्रो पहले ही सन और मून के एंजल्स के कॉम्बो हमले से दब चुका था। वो चाहे जितना भी टूटकर बटने या टकराने की कोशिश करता, उसे इससे निकलना मुश्किल था। फिर भी जैसे ही उसने वो रूनिक जंजीरें देखीं, पहली बार उसके चेहरे पर डर आया और वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सीरियल की चांदनी ने हवा में एक वेव जैसा हलचल पैदा किया। मूनलाइट अब असली लग रही थी, जैसे किसी जीएल की तरह उसके शरीर को जकड़ रही हो।
भागना चाहता है, अब मौका नहीं है। मिडलिन ने अपनी बड़ी तलवार से वार किया। हर वार सूरज की पवित्र आग से भरा हुआ था और क्रो के पास अब बचने की फुर्सत नहीं थी। उसी वक्त आसमान की रूनिक जंजीरें पूरे इलाके को बंद कर चुकी थीं और क्रो को बांधने लगीं। क्रो अब भी डट कर लड़ रहा था, डीमन स्वॉलोइंग स्पीयर को तेजी से घुमा रहा था, जिससे काले तूफान उठ रहे थे। क्लैंग क्लैंग। स्पीयर और तलवार की टक्कर से भारी आवाजें आ रही थीं, लेकिन रूनिक चेन्स एक खास जादुई ताकत से बनी थीं जो काटी नहीं जा सकती थीं, और वो अब छोटे छोटे घेरे बनाते हुए क्रो को घेरने लगीं। क्लैंग। एक जंजीर स्पीयर को चीरते हुए क्रो की बांह पर लिपट गई, फिर उसकी पूरी बॉडी को जकड़ लिया। क्रो ने जोर से अपनी आंखें फाड़ी, बाहर निकलने की कोशिश की, पर वो फंस चुका था। मिडलिन और सीरियल ने दबाव बनाए रखा और क्रो को रूनिक चेन्स के समुंदर में पूरी तरह जकड़ते रहे। ऑलिव खंडहरों पर खड़ा, लाल वस्त्र पहने, स्क्रोल्स पढ़ता रहा। आखिरकार अनंत रोशनी ने पूरे क्रो को निगल लिया। राक्षस को सफलतापूर्वक बांध दिया गया था। सीरियल और मिडलिन ने एक दूसरे को देखा। चेहरे पर गर्व की चमक थी। उन्हें खुशी थी कि उन्होंने नेदरवर्ल्ड के एक शक्तिशाली लॉर्ड को सील कर दिया था। पर ऑलिव उतना खुश नहीं था। वो जानता था कि यह सीलिंग बस अस्थायी है। क्रो ऑफ डूम असल में मैमन का झूठा रूप, इल्यूजनरी इनकारनेशन था, और खुद मैमन, जो अभी गहरी नींद और चोट में है, वो भी ऐसा नहीं था जिसे गुस्सा दिलाया जाए। जब तक उसके पास डेड सी स्क्रोल्स की असली कॉपी न हो, तब तक वो क्रो को केवल यहीं बांध सकता था, किताब में नहीं। स्नैप। ऑलिव ने स्क्रोल बंद किया, आसमान की पवित्र रोशनी में बंधे क्रो को देखा और बोला, हमें यहां से फौरन निकलना होगा। उसे अच्छी तरह पता था अगला कदम क्या है, मामन के सील्ड स्थान को ढूंढना। पर उससे पहले उसे किसी को खोजना था, केओस, वो जो स्पीयर ऑफ एल्गिनिनस चलाता है। सिर्फ एल्गिनिनस के भाले से ही अंतिम सीलिंग पूरी हो सकती थी। ये सब पोप की आज्ञा थी और इसमें कोई भूल नहीं हो सकती थी। टेम्पलर नाइट्स और रेवन सोल्जर्स अब भी आसपास लड़ रहे थे। ऑलिव ने किताब नीचे रखी और अपनी पवित्र तलवार खींची। न्याय का दिन है। पवित्र अग्नि सारी दुनिया से अंधकार को जला देगी। तलवार के सिरे से आग निकली और चारों तरफ फैल गई, बंजर जमीन को लीलते हुए। टेम्पलर नाइट्स को कुछ नहीं हुआ, लेकिन क्रो सोल्जर्स एक पल में भस्म हो गए। सिर्फ एक वार से सारे क्रो सोल्जर्स को मिटा दिया गया। सीरियल और मिडलिन वापस आए और ऑलिव के सामने सिर झुका दिया। चलो, ऑलिव ने दूर देखते हुए कहा, हमारे स्वर्गीय पिता ने हमें रास्ता दिखा दिया है। नाइट्स टेम्पलर उसके पीछे चल पड़े। उनके शरीर खून से सने थे, पर आंखों में फिर भी संकल्प था। 1 महीना पहले ली चोंग गोंग ईस्ट सी क्षेत्र पहुंचा और अपने बुजुर्ग ली ग्वांग श्याओ से। अब पूरा हशु किंगडम, खासकर जंगनान और शिंगजिंग, सबसे ताकतवर माने जाते थे। देश में चाहे जो भी हो, इन दोनों इलाकों के नेता सबसे ज्यादा माने जाते थे। बाकी इलाके इस फर्क को समझते थे, लेकिन पूरी तरह मानते नहीं थे। जैसे कि ईस्ट सी क्षेत्र, जो नेवी में सबसे मजबूत था। वहां के म्यूटेंट्स की ताकत हशु के टॉप 3 में नहीं आती, क्योंकि उनका ज्यादातर जोर समंदर में ही दिखता है। ब्लैक टॉर्टस जैसे योद्धा जमीन की जंगों में काम नहीं आ सकते। अगर ऐसा न होता तो ईस्ट सी भी बैटल ऑफ एफमैन्स में जरूर होता। पर अगर हम सिर्फ हथियारों की बात करें तो वो पूरे देश में सबसे ताकतवर हैं। वो दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना से सालों से लड़ रहे हैं। इसके कारण उनकी युद्ध क्षमता बहुत तेज हो गई है। साथ ही भारी मिलिट्री खर्च से उनकी ताकत को हल्के में नहीं लिया जा सकता। आज जब उनकी स्थिति कमजोर हुई है, पूरे ईस्ट सी के लोग खुद को साबित करने को तैयार हैं। लीचोंगोंग का आना उनके लिए एक मौका है। 4 लोग निगोशिएशन टेबल पर बैठे थे। गुइशु की जमीन। लाई चोंगोंग, जो कभी नॉर्थ वेस्ट रीजन के सुप्रीम कमांडर थे और अब अपनी ताकत खो चुके थे, वो अपने दूर के चाचा लाई ग्वांगश्याओ से मिले। वो हशु किंगडम के ईस्ट सी रीजन के मार्शल थे, जिनका खून का रिश्ता लाई से अब बहुत ही हल्का था। वॉर गॉड ग्वांगश्याओ और ईस्ट सी रीजन के 2 सबसे ताकतवर म्यूटेंट्स, ब्लैक टॉर्टस और वर्मिलियन बर्ड, एक टेबल पर बैठे और एक अहम मुद्दे पर चर्चा करने लगे। ब्लैक टॉर्टस पहले की तरह ही था। उसका स्पिरिट बॉडी अब भी एक टीनेजर जैसा दिखता, बहुत ठंडा और शांत। वर्मिलियन बर्ड अब पहले जैसी नहीं रही थी। कई खतरनाक लड़ाइयों के बाद
जब उसके कई साथियों ने उसकी रक्षा करते हुए जान दी, वो और भी ज्यादा गंभीर और भावहीन हो गई थी। अपने पुराने भाई ली चोंगगोंग के सामने भी उसके चेहरे पर उदासी और दूरी थी। उसकी कभी लाल रही बाल अब पूरी तरह आइस ब्लू हो चुके थे, जो हड्डियों तक ठंडक पहुंचाते थे। जब जांगी ने एप्सिलॉन ओरिजिन को एज्योर ड्रैगन को लौटाया, वर्मिलियन बर्ड ने उसी वक्त एप्सिलॉन लेवल तक पहुंचने में सफलता पाई। वो हशु किंगडम की कुछ गिनी चुनी जीनियसों में से एक थी, जैसे सांगी हो, गाओ चोंगकोंग वगैरह। हालांकि उस पर सबकी उम्मीदें थीं, पर उसे इतना समय लग गया बड़ा बनने में। सब चाहते थे कि उसके आइस प्रिजन जैसे पावर से बैटलफील्ड पर कमाल हो, लेकिन वो और ब्लैक टॉर्टोइज, जिनकी सुपरनैचुरल एबिलिटी इंडेक्स अब 25,000 तक पहुंच गई थी, अब भी लाई गुआंगशाओ और लाई चोंगगोंग की बातों को चुपचाप और आदर के साथ सुन रहे थे। लाई चोंगगोंग को इससे फर्क नहीं पड़ता था, पर दोनों म्यूटेंट्स दिल से लाई गुआंगशाओ के वफादार थे। फौज में सम्मान सिर्फ ताकत से मिलता है। अगर आपकी रैंक सिफारिश से मिली है तो कोई दिल से आपका आदर नहीं करता। लाई गुआंगशाओ अलग थे। वो अपनी काबिलियत से उस पद तक पहुंचे थे। ईस्ट सी नेवी जैसे खतरनाक और जिम्मेदार पोजीशन पर सिर्फ रिकमेंडेशन से कोई नहीं बैठ सकता। वो एक सैन्य परिवार से थे और बचपन से ही उन्हें एक टाइगर कब कहा जाता था। बचपन में उन्होंने जरूर फैमिली के कनेक्शंस का फायदा उठाया, पर आगे चलकर कई लड़ाइयों में अपनी ताकत से साबित कर दिया कि वो एंसेस्टर्स की छाया में जीने वाले इंसान नहीं हैं। 30 साल से ऊपर सर्विस में रहते हुए उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मामलों में हिस्सा लिया था। उनकी सबसे मशहूर लड़ाई 20 साल पहले हुई, जब वो शेन युएन के कैप्टन बने थे। साउथ ईस्ट सी में एक पायरेट ग्रुप था जिसे कोलंबिया से मदद मिलती थी। वो मर्चेंट शिप्स को लूटते और परेशान करते थे। उस समय लाई गुआंगशाओ ने बस एक वॉरशिप के साथ सीधे उनके नेवल बेस पर हमला किया, 3 बड़े वॉरशिप्स तबाह कर दिए और टॉर्पीडो से उनके फ्लैगशिप और लीडर को खत्म कर दिया। इस जीत के बाद उनकी फ्लीट को फर्स्ट क्लास मेरिट मिली और उन्हें नेवल वॉर गॉड कहा जाने लगा। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। पिछले 30 सालों में उन्होंने कम सेना से बड़ी जीतें हासिल की और कई बार चमत्कार कर दिखाया। उनके कारण ही हशु किंगडम के साउथ ईस्टर्न पानी सुरक्षित रहे। नेवी के अंदर एक मजाक मशहूर है। जब वो कैप्टन बने थे, पायरेट्स ट्रबल कर रहे थे। उन्होंने सोचा रेडर से उनका पीछा करेंगे और कुछ माइंस गिराकर बदला लेंगे, पर जब वो पहुंचे, पायरेट्स फायरवर्क्स चला रहे थे। दूर से वो कैनन फायर लगा और उन्होंने डर कर शिप घुमा ली। पर वापस जाना शर्मनाक होता, इसलिए उन्होंने चारों ओर माइंस बिछा दी और कुछ टॉर्पीडोज फेंक दिए। पर आश्चर्य, पायरेट्स डर गए और सोचा बड़ी सेना आई है। उन्होंने दौड़कर लड़ाई शुरू कर दी। फ्लैगशिप डूब गई और बाकी जहाज भी टकराकर डूब गए। ऐसे लेजेंड्स अक्सर किस्मत के रंगों से भरे होते हैं, पर फिर भी एक अकेले कैप्टन का सीधे पायरेट बेस पर जाना साहस की निशानी था। शायद ये रिवॉर्ड था बहादुरों के लिए। लाई चोंगगोंग ने टेबल पर एक 3D नक्शा खोला, समुद्र का नक्शा जिसमें ईस्ट सी सिटी सेंटर में था, चारों ओर अलग गहराई के समुद्र। ग्विशु एक ऐसी जगह है जो हशु किंगडम की कहानियों और लेजेंड्स में हमेशा से रही है। कहा जाता है कि दुनिया के सारे समुद्र वहीं मिलते हैं और अंदर खींचे जाते हैं। कुछ लेजेंड्स में कहा जाता है कि ये खोई आत्माओं की जगह है। जब मैं नॉर्थ वेस्ट रीजन का कमांडर था, मैंने ऐसे इलाकों की बहुत इन्वेस्टिगेशन की जहां अंडरग्राउंड रूइंस होने का शक था। मुझे ग्विशु का सही स्थान मिल गया है और यहां एक एंशिएंट रेस जरूर रहती थी। उसने नक्शे में बाएं तरफ इशारा किया, जो हाओ किंगडम से बहुत दूर एफजीओ के पास का इलाका था। ली गुआंगशाओ ने उस दिशा में देखा और गंभीरता से पूछा, तुम हमारे साथ ट्रेजर हंट करने का सोच रहे हो, सही? लाई चोंगगोंग ने सिर हिलाया। समुद्र पर जाने के लिए नेवी की ताकत चाहिए। पूरे हाशु किंगडम में आप या फिर केओस ही ऐसा कर सकते हैं। लेकिन उसके चेहरे पर एक लाचार मुस्कान थी, जिसे वहां बैठे तीनों समझ गए। अगर जांगी इस ऑपरेशन में शामिल हो गए तो बाकी सबको बस सहायक भूमिका ही मिलेगी और सारे फायदे जांगी ले जाएगा। वो पहले भी कई बार ऐसा देख चुके थे। उन्हें जांगी से कोई जलन नहीं थी, क्योंकि उसने एफमैन से मिले फायदे सब में बांटे थे और सभी क्षेत्रों की मशीनरी को बेहतर किया था। पर वो हमेशा सपोर्टिंग रोल में नहीं रहना चाहते थे। अगर वो अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन के रिसोर्सेज खुद पा जाए
तो ईस्ट सी रीजन भी दुनिया की सबसे ताकतवर शक्तियों में आ सकता है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को फुल मोनेटाइज करने में मदद करें।